है ना। देखिए भाई, चलिए बातें नहीं, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। यही हमारा जो 2D का पोर्शन चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल 10th क्लास का फॉर्मूला, बहुत बेसिक सी बात। क्या सर जी, अगर एक ट्रायंगल बना के हमें तीनों के वर्टिसेस दे दे तो क्या एरिया निकाल सकते हो भाई? ठीक है सर, मान लो कोई ट्रायंगल दे दिया, कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमसे कहेगा चलो भाई जल्दी जल्दी इसका एरिया बताओ। मान लेते हैं एबीसी को ये ट्रायंगल है और इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ए के कोऑर्डिनेट मानते हैं x1 y1, बी के भाई अरे बातें नहीं x2 y2 और सी के x3 y3। कहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओ। वही 10th क्लास में बस वो बड़ा सा फॉर्मूला लिखते थे, 12th तक आते आते उस बड़े से फॉर्मूले को वापस डिटरमिनेंट में बंद कर दिया था क्या? तो हाफ डिटरमिनेंट में बोलिए x1 y1 x2 y2 x3 y3, इधर कितना भाई 1 1 1। ठीक है सर, कोई बात नहीं, ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया कोऑर्डिनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एरिया ऑफ ट्रायंगल के साथ साथ हमें एक बात पता होनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट, संरेखीय बिंदु, कोलिनियर पॉइंट्स। मैं बोल रहा हूं कि हम स्लोप से भी कर सकते हैं इन चीजों को, लेकिन स्लोप अभी नहीं आया तो इसी को मान के कर रहे हैं। सो व्हाट आर द कोलिनियर पॉइंट्स? क्या होते हैं भाई कोलिनियर पॉइंट्स? जो एक ही लाइन पर आते हैं। मिनिमम कितने पॉइंट होने चाहिए? 3। 2 नहीं भाई, 2 तो जिंदगी भर लाइन पे ही रहेंगे। तो मिनिमम 3 पॉइंट जो एक ही रेखा पर आते हैं उनको क्या बोलते हैं भाई? कोलिनियर, संरेखीय बिंदु। ठीक है सर, एबीसी आर कोलिनियर पॉइंट। ये ले लिया x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो यार बताना, क्या कोलिनियर पॉइंट्स कभी भी ट्रायंगल बनाएंगे? नहीं। अगर एक भी पॉइंट बी वाला मान लो यहां से लाइन से उठ के ऊपर चले जाता तो ट्रायंगल बन जाता। हाँ तो सर ट्रायंगल बन जाता, लेकिन अभी तो ट्रायंगल नहीं बन रहा। अगर ट्रायंगल नहीं बन रहा तो क्या हम इसको पेंट कर सकते हैं? इसको तो पेंट कर सकते हैं क्योंकि ट्रायंगल बन रहा है। जब ट्रायंगल बन ही नहीं रहा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बोलना 0। तो कोलिनियर पॉइंट्स के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है। ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला सेम ही रहेगा। बोलो आगे कितना रहेगा? हाफ। यहां बोलिए x1 y1 x2 y2, इधर x3 y3, इधर बोलिए 1 1 1, कितने के बराबर? 0 के। यहां पे आगे कौन था? 1/2। 1/2 उधर जाके कितना हो गया? 0 हो गया। इतनी चीज सबको क्लियर? ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब यार वो पेपर वाले पता नहीं सिलेबस में लिखते हैं 11th 12th, और उन्होंने बेस थ्योरम पूछी थी। बेस थ्योरम इज अ पार्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो हमारी है ट्रायंगल्स के लिए, वो 10th में, और बेस वाली जो प्रोबेबिलिटी है वो 12th में है ना। तो एक 10th क्लास की, क्लास 10th की बेस थ्योरम को थोड़ा सा और देख लेते हैं। क्लास 10th बेस थ्योरम, आपने सिमिलर ट्रायंगल पढ़ा था 10th में? अरे बोलो भाई। हाँ, तो उसी में हमने एक बेस थ्योरम नाम की चीज देखी थी। क्या थी ये बेस थ्योरम? ध्यान से देखिए। ये बेस हमारे मैथमेटिशियन थे और इन्होंने बहुत प्यारी प्यारी थ्योरम दी है ट्रायंगल में। इन्होंने क्या बोला? 12th में तो पढ़ी है ना बीपीटी, बेस प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। हाँ, जो वो वाली है प्रोबेबिलिटी वाली। ठीक है भाई, इसको भी वही बीपीटी थ्योरम बोलते हैं ट्रायंगल वाली। इन्होंने बोला दुनिया का कोई भी ट्रायंगल बनाओ, एबीसी बना दिया भाई। ध्यान से देखना, पहले सुनना भाई इनकी बात, क्योंकि वो क्वेश्चन होगा नहीं फिर जो पेपर में आया था। और उसके अलावा एक्स्ट्रा भी पढ़ लेंगे हम लोग, जो कि पेपर वाले ने ये पूछा तो और क्या पूछ सकता है बेस से। इन्होंने बोला दुनिया का कोई भी ट्रायंगल बनाओ, एबीसी बना लिया। ठीक है, कितनी साइड्स हैं? 3, ए बी बी सी ए सी। इन्होंने बोला कोई भी 2 साइड्स के मिड पॉइंट ले लो। मिड पॉइंट जानते हो? ठीक है, तो मैंने ए बी का मिड पॉइंट कंसीडर करा। मान लो कहीं पर भी ए बी के मध्य मान लेते हैं, यहां मान ले भाई। ठीक है, ए सी के मध्य मान लेते हैं, इधर मान लेते हैं, और सीबी के मध्य जो छोड़ो 2 साइड का कंसीडर करा। तो ये ना मिड पॉइंट है, इसका नाम भी दे देते हैं ए बी सी, डी और ई दे देते हैं। तो बताओ डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ किस किस के भाई? ठीक है सर, मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। तो इन्होंने क्या बोला सर? देखना ध्यान से, पता है किसी को तो बताओ भाई। 2। हाँ, इन्होंने बोला कि एक काम करना, उस डी और ई को ना एक बार ज्वाइन कर लेना। हमने कहा ठीक है भाई ज्वाइन कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, लाइन ही तो बनेगी। तो डी और ई को ज्वाइन कर लिया हमने। तो एक छोटा सा ट्रायंगल बना, बोलो कौन सा? ए डी ई। और एक बड़ा सा ट्रायंगल बना, कौन सा? ए बी सी। एनसीईआरटी में जो पहली थ्योरम आप लोग 10th क्लास में प्रूव करते हैं वो यही थ्योरम है, बीपीटी, बेस प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। फिर चैप्टर में थ्योरम शुरू हो गई, 10th में आपकी थ्योरम्स आती थी। तो उस थ्योरम से उन्होंने क्या किया था? उन्होंने छोटे वाले ट्रायंगल को और बड़े वाले ट्रायंगल को क्या प्रूव कर दिया था? सिमिलर। छोटा वाला कौन सा बोलो? एडी। बड़ा वाला कौन सा? एबीसी। तो उन्होंने, ये आपको नहीं लिखना है, समझा रहा हूं बस, हुआ क्या था 10th में याद दिला रहा हूं। उन्होंने एडीई को सिमिलर प्रूव करा था, किसके बोलो? एबीसी के। सर क्यों सिमिलर? क्योंकि भैया ये पैरेलल कंसीडर आती है, पैरेलल निकल के आती है लाइन, और ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर, और ये एंगल बोलिए कॉमन। तो ट्रिपल ए कह लो या डबल ए कह लो, 2 एंगल बराबर होते, तीसरा तो अपने आप ही बराबर होता है।
तो बाय ए से ये दोनों सिमिलर हो गए थे। फिर इन्होंने बोला था सिमिलर ट्राइंगल्स के जो साइड्स का रेशियो है वो क्या होता है भाई, बराबर होता है। रेशियो, साइड्स बराबर नहीं होती, वो कॉन्ग्रेंसी में होती हैं। तो यहाँ की ए डी बटे में बोलिए ए बी, यहाँ की ए बटे में बोलिए, और यहाँ की डी बटे में बोलिए बी सी। तो ये आया सर ए डी बाय ए बी, यहां बोलिए भाई ए बाय ए सी, और यहां बोलिए डी बाय बी सी। यहां तक हुआ। लेकिन फिर हमने कहा कि यार डी और ई तो क्या थे, बताना। अगर डी इसका मिड पॉइंट है तो ए डी और डी बी क्या बराबर है? और क्या आप ए डी और डी बी की जगह क्या पूरा ए बी भी लिख सकते हैं अगर प्लस करें? और ए बी को क्या आप ट्वाइस ऑफ ए डी भी लिख सकते हैं? तो आपने यहां से ए बी को काट के क्या लिख दिया भाई, ट्वाइस ऑफ ए डी। बोलिए ए डी से ए डी, तो बताना डी बाय बी सी का रेशियो क्या निकल कर आया। और आपने जब क्रॉस मल्टीप्लाई करी, बी सी इधर चला गया और टू कहां चला गया, उधर चला गया। तो हमें इन सबसे स्कूल वाला काम नहीं करना, हम रिजल्ट में इंटरेस्टेड है। हमारा जो रिजल्ट निकला मैं उसको निकला हूं। क्या निकला भाई रिजल्ट, यहां से बोलिए बी सी बराबर 2D। तो पहली चीज तो सर हमें ये पता लग गई बी सी डी के ट्वाइस होता है, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंसी ये आई है, तो बाय डिफॉल्ट हमको पता है कि डी क्या है, पैरेलल टू बी सी, वरना बनेगा ही नहीं भैया कि मिड पॉइंट ज्वाइन करोगे तो होगा ही होगा बाय डिफॉल्ट। तो पहला रिजल्ट इसका योगदान हम करेंगे, यूज करेंगे, कैसे कैसे करेंगे वो बताऊंगा। पहला रिजल्ट सबको याद आ गया। तो जो ये बी सी होगा वो कितने के बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ डी। फिर उन्होंने बोला एक काम करो, इतना मेहनत कर लिए थोड़ा सा और कर लो। फिर बेज ने बोला कि बीसी पर भी एक मिड पॉइंट ले लो। किस पर मिड पॉइंट ले लो, बीसी पर। तो हमने कहा बीसी का मिड पॉइंट यहां मान ले, ठीक है। इन्होंने कहा इसको भी ज्वाइन कर देना व्हाइट कलर वाले। तो मैंने कहा लो यार उस लाइन को कंटिन्यू करके व्हाइट कलर वाली लाइन को ऐसे जोड़ देते हैं। जोड़ना शुरू करा, ऐसे ऐड होगा, ठीक है, ऐसे ऐड होगा, ठीक है। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं एफ। तो एफ बताना किसका मिड पॉइंट है, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है सर, ये भी हो गया। अब आप ये देखिए जो पहले आपका साफ सुथरा ट्राइंगल था जो अच्छा खासा था येलो कलर का, क्या आज वो येलो कलर वाला ट्राइंगल छोटे छोटे 4 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4। यहां तक समझ में आया सबको, ठीक है। बट डी ये हमारे मिड पॉइंट होते थे। फिर एक और थ्योरम थी हमारी 10th क्लास में, वो भी आप लोगों ने स्कूल में आती है खूब 10th बोर्ड में। क्या होती है कि प्रूव करिए सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया का रेशियो, प्रूव करिए सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया का रेशियो उनके साइड्स के रेशियोज के बराबर होता है। अरे बोलो यही तो था, ठीक है सर। तो मैंने यहां से मान लीजिए एक काम किया, साइड ले ली। यहां से मान लो मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया, डी एफ। तो यहां से एक साइड ले ली, कौन सी भाई, डी। और यहां से बोलिए डी के सामने कौन थी, बी सी ले ली। यहां पर अगर आप नाम लिख रहे हैं तो यहां पे डी के सामने बी सी लिखेंगे, कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो ये हमारी थ्योरम होती थी स्कूल में। अरे ठीक है, क्या याद है नहीं है 10th क्लास की थ्योरम, उनके एरिया का रेशियो उनके साइड, उनके एरिया का रेशियो उनके साइड के स्क्वायर के बराबर होता था। सर कैसे आती थी ये, हाफ बेस इंटू हाइट होता था, हाफ बेस इंटू हाइट होता था, हाफ से हाफ कैंसल, बेस इंटू हाइट सेम सेम ट्रायंगल के सेम कंसीडर करके उनका स्क्वायर बन जाता था, ठीक है सर। बट बताना यहाँ पे क्या, यहाँ पे डी बाय बी सी का रेशियो 1:2 निकला हुआ है। यहां से बोलना डी बाय बी सी का रेशियो, डी बाय बी सी का रेशियो 1/2। तो वहां पे 1/2 का स्क्वायर करना भाई, 1/4। सर ये भी फिक्स रिजल्ट आ गया। तो हाँ हम थ्योरम लिख ही नहीं रहे, हमने पहले भी नहीं लिखी। बोलो कितना आया, 1/4। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो एबीसी का एरिया कितना एरिया के टाइम्स आया, 4 टाइम्स किसके, डी एफ के। तो हमको एक बात और पता लग गई कि भाई जो ये वाला ट्रायंगल बना हुआ है अंदर, या कोई चारों ट्रायंगल के बारे में बात भी करूं तो जो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है ये कितना होगा भाई, 4 टाइम्स किसके, बोलो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ के, 4 टाइम्स। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो सुनो ध्यान से सारे के सारे बच्चे, मान लेता हूं मुझे नहीं पता इस येलो वाले ट्रायंगल का क्या एरिया था, लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे कितने ट्रायंगल बन गए। तो इसको अगर मैं के मानू, इसको अगर के मानू, इसको अगर के मानू, इसको अगर के मानू इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो बताना येलो वाले ट्रायंगल्स का एरिया कितना होगा। अरे येलो का कितना एरिया होगा, 4 के। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपके पेपर में ये तो पूछा जा चुका है, ये पूछ सकता है। इसको लिखेंगे, फिर इसके ऊपर जो PYQs आ रखे हैं उनको हम बात करेंगे। लिखिए से
पूछ लेना भाई कोई डाउट हो इसके अंदर कि सर ये कैसे क्या है। डन। हटाएं भाई। ये 10th क्लास में बेस थ्योरम्स हैं, वो हैं, दो रिजल्ट्स याद करने हैं बस। एक आ चुका है, एक आ सकता है। हो गया। हो गया भाई। तो हमें ये बातें बस पता होनी चाहिए कि भैया बीसी है जो डी की ट्वाइस होती है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ होता है। क्या चीज? यदि डी और ई ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु हैं, हाँ, यदि डी और ई ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु हैं और बी सी का मध्य बिंदु एफ है, तो ये दो बातें लिख लीजिए। हो गया। चलिए लिखिए क्वेश्चन। हो गया ना? लिखिए भाई, क्वेश्चन लिखिए अपनी शीट पर। सामने जो लिखा है कोई बात नहीं, लिख लीजिए, जैसे कि लिखा है वैसे का वैसा ही। इफ लिखा हुआ है सामने, है ना? इफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल्स आर टी कॉमा टी माइनस टू, टी प्लस टू कॉमा टी प्लस टू और टी प्लस थ्री कॉमा थ्री टी, तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल के फलाने फलाने वर्टेक्स हैं भाई, शीर्ष हैं, तो आपको उसका एरिया प्राप्त करने के लिए कह रहा है कितना होगा। जल्दी। ए ए अभी पढ़ा हम लोगों ने, अगर तीन वर्टिसेस अवेलेबल हो तो क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। ये लिखा हुआ भाई, ये रहा। कहां पढ़ा था? ये रहा सर। क्या बनाएंगे? हाफ x1 y1 x2 y2 और x3 y3 1 1 1। बट थोड़ा सा देखो यहाँ पे स्मार्ट भी चलना है। कैसे चलना है यहाँ देखिए।
अब मैं समझ गया x1 y1 x2 y2 x3 y3 से मैं अपने क्वेश्चन को कर लूंगा, मुझे भी पता है। लेकिन आप ध्यान से देखना, जब आप इस क्वेश्चन को करने जाओगे आपको पता ना आप टी लिखने वाले हो क्वेश्चन के अंदर। अरे बोलो यार, हाँ पहले सुनना मेरी बात की चीजें क्या है। आप लोग एक्साइटमेंट के अंदर, अरे सर ने पढ़ाया था हाफ डिटरमिनेंट x1 y1 x2 y2 और बोलिए भाई x3 y3, आप ये सब करोगे। अब ठीक भी है भाई, कोई गलत चीज थोड़ी ना। और यहां बोलना 1 1 1, डिटरमिनेंट आप सबको खोलना आता है। ये बाहर रहेगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे, ये बाहर रहेगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई, क्या क्वाड्रेटिक बनी, माइनस इसकी इससे क्वाड्रेटिक बनी, ठीक है। ये बाहर रहेगा, सॉरी ये बाहर रहेगा इसकी इससे और इसकी इससे, ये बाहर रहेगा इसकी इसकी इससे। तो यानी कैलकुलेशन हो रही है ना चाहते हुए भी। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, टी यार बोला भी तो हम क्या कर सकते हैं। फिर हमने ध्यान से ऑप्शन को देखा, क्या ऑप्शन में टी पर कोई डिपेंडेंसी है, यानी चाहे आप टी को कुछ भी रखिए आंसर को कोई मतलब नहीं, यानी टी कट जाता होगा क्वेश्चन से। इन केस अगर ऑप्शन में डिपेंडेंसी भी टी पर होती तो भी मैं टी रख के क्वेश्चन को करता। मतलब सर मैंने देखा है क्वेश्चन में टी घूम रहा है, मैं लिखूंगा इतना बड़ा फॉर्मूला लगेगा, एक्सप्लेनेशन में टाइम लगेगा, एक्सपेंड करने में टाइम लगेगा, और आंसर इन चारों में से आएगा। जब आंसर में टी है ही नहीं तो मैं टी को कुछ मान के पहले क्यों नहीं कर रहा, है ना। और आप लोगों ने सभी ने 12th क्लास में छोटी मोटी चीजें तो पढ़ रखी होंगी, तो मैंने कहा एक काम करते हैं भाई, एक काम करते हैं, बताना क्या टी को -2 रखने से आपके सेकंड वाली एलिमेंट 0 0 हो जा रहे हैं। आप टी को कुछ भी मान सकते हो, 0 मानो, 1 मानो, 2 मानो, 3 मानो, 5 मानो। मैं चाहता हूं जल्दी कर पाऊं और बच्चों से तेज कर पाऊं क्वेश्चन को, तो मैंने कहा सर -2 रखने से ये बोलना और ये बोलना। तो बताना एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ डिटरमिनेंट, बोलना भाई -2 और -4, ये बोलना 0 0, और वो बोलना कितना रखा, -2 रखा ना हमने, 1 और -2, इधर बोलना 1 1। और हमको स्कूल में सिखाया गया था डिटरमिनेंट आप तीनों रो में से किसी से भी खोल सकते हैं और तीनों कॉलम में से किसी से भी। 6 तरीके होते हैं डिटरमिनेंट के आंसर सॉल्व करने के, और 6 के 6 से सेम ही आंसर आएगा। तो बताना क्या आसान है इसको सेकंड रो से खोलना, क्यों पहली से खोल के टाइम खराब करे, जब सेकंड में 2 एलिमेंट ऑलरेडी कितने हैं, तीसरे से खोल लें। और एरिया क्या कभी नेगेटिव होता है, तो अगर नेगेटिव आएगा भी तो किसमें लिख देना, तो 0 से खोलने की कोई जरूरत, 0 से खोलने की कोई जरूरत, इससे खोलना है। जिस एलिमेंट से खोलते हैं उसके कॉलम कैंसल और उसके रोज कैंसल। 1/2 बाहर पहले से ही है, बाहर बोलिए कौन, 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, -2 की -2 से करी 4, बीच में किसका साइन, माइनस का, -4 की 1 से करी -4, 4 और 4 8/2, 4 यूनिट। तो ऐसे करके हमने अपना समय भी बचा लिया भाई, और क्वेश्चन भी 4 स्क्वायर यूनिट, सॉरी 4 स्क्वायर यूनिट्स। अरे आसान हो गया ना। आप टी को चाहे 0 मान के करो, 1 मान के करो, 2 मान के करो, या टी को टी ही रहने दो, सॉल्व कर लो पूरा पेज, तो भी आंसर लास्ट में कितना आएगा, 4, सब कट हो जाएगा। तो पहली चीज वो ये सीखनी हम लोगों को कि भाई टीवी में नहीं खोलना है, टाइम खराब हो जाता है ना। पेपर में ऐसे क्वेश्चनों में अगर समय देंगे तो अच्छे क्वेश्चंस कभी नहीं कर पाएंगे, पहुंच ही नहीं पाएंगे वहां तक। पहले तो मैक्सिमम अटेम्प्ट ट्राई कर तो पाए हम लोग, पेपर को आखिरी तक देखना है हमें अच्छे से। आप 0 मान के करो, 2 मान के करो, 3 मान के करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हटाए, क्लियर है भाई। हाँ तो टी से भी कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, 0 मान लेंगे टी को तब भी 4 आएगा, -2 मानेंगे तो भी 4 आएगा, 1 मानेंगे तो भी 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पेपर में आया नहीं, मतलब मैंने बोला कि अपनी तरफ से हम लोग बताते रहते हैं कि भाई आ सकता है ना, बेस तो आई ना पेपर में, तो ये भी आ सकता है। मिड पॉइंट ऑफ अ ट्रायंगल आर, किसी भुजाओं के मध्य बिंदु दे रखे हैं आपको, लिख लीजिए पूरा क्वेश्चन लिखो लैंग्वेज सहित। मिड पॉइंट्स ऑफ अ ट्रायंगल आर, किसी भुजाओं के मध्य बिंदु आपको दे रखे हैं, ठीक है सर। आपको करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड। बताइए भाई, आपको ट्रायंगल के वर्टेक्स दिए या उसके मिड पॉइंट दिए, मिड पॉइंट दिए, और एरिया ट्रायंगल का पूछ रहा है, क्या बेस का सेकंड वाला लग जाएगा। कैसे सर, सारे बच्चे सामने देखो, आपको मैंने ट्रायंगल के एबीसी नहीं दिए, आपको क्या मिला है बोलो, डी, और क्या मिला है, ई, और क्या मिला है। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला डीएफ में लगाओगे तो एबीसी का एरिया निकलेगा या डीएफ का एरिया निकलेगा, डीएफ का। सर जिसमें लगाएंगे उसी का तो एरिया निकलेगा। अगर हम इसमें एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, डीएफ दे रखे तो हमारा डीएफ का एरिया निकल जाएगा।
तो क्या आपकी किसकी वैल्यू निकल गई बताना। पर एबीसी का एरिया कितना था, के या 4 के, 4 के, वहां से भी कर सकते। तो डी एफ का निकाल के किससे मल्टीप्लाई करना था, 4 से। तो बच्चे इसमें डबल कर देते हैं, डबल नहीं करना होता भाई, कितना करना होता है, 4 टाइम्स। करो जल्दी, उसका एरिया निकालो और 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 12 आंसर, जल्दी करिए। क्वेश्चन समझ गए सारे के सारे। हाँ, डी एफ दे दी थे, डी एफ, तो हमने डी एफ वाले का एरिया निकाल दिया। निकालो एरिया उसका। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एफ आएगा भाई, या चाहे नाम डी एफ मैंने दिया नहीं है, मिड पॉइंट वाले का एरिया आएगा हाफ। डिटरमिनेंट बोलिए, 2 - 1, 0 - 1, 1 2 1 1 1। सॉल्व होके कितना है भाई, 3 स्क्वायर यूनिट्स। आप यूनिट नहीं लगाओगे कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में जरूरी नहीं है सजाना, वो तो मैं समझाता हूं कि भाई एरिया यूनिट स्क्वायर क्वांटिटी है ना, तो लिखना पड़ता है। आपको जरूरत नहीं है, 3 भी लिख सकते हो आप पेपर में, हाँ 3 ही लिखेंगे हम लोग। अब अगली बारी किसकी भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, मतलब मेन वाले की। मेन वाले का एरिया सर डीएफ के 4 टाइम्स होगा, बोलना 4 तिया 12 स्क्वायर यूनिट लिख लेना। बच्चे डबल करते हैं भाई, डबल नहीं है, साइड नहीं है, साइड होती है डबल, एरिया 4 गुना होता है। लिखिए नेक्स्ट, बोले ये आया था पेपर में है ना, ये वाला नहीं आया बस करा दिया, ये आ रखा है पेपर में। देखो कितना सिंपल है। डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड, क्वेश्चन लिखिए, डी कैपिटल डी बनाना, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी। डी and E are the midpoint of side AB and AC of a triangle ABC। हिंदी में लिखिए, त्रिभुज ABC के भुजा AB तथा AC के मध्य बिंदु, त्रिभुज ABC के भुजा AB तथा AC के मध्य बिंदु D तथा E हैं। त्रिभुज ABC के भुजा AB तथा AC के मध्य बिंदु D तथा E हैं। फिर लिखिए, डी दे रखा है भाई आपको 7 - 3 और ई दे रखा है आप लोगों को भाई 2 - 2 या प्लस लिख लो। फाइंड द लेंथ ऑफ बीसी, बीसी की लंबाई बताइए। डाटा चेंज कर दिया मैंने, बस और कुछ नहीं है। फाइंड द लेंथ ऑफ बीसी, बीसी की लंबाई बताइए कितनी भाई, 26, सही है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ बीसी, बीसी की लंबाई बताइए कितनी, आंसर भाई 26। क्या ये बेस का फर्स्ट वाला टाइप है भाई, ये देखो ये रहा, कहां है सर, ये रहा। कह रहा है कोई ट्रायंगल एबीसी है, उसमें एबी का मिड पॉइंट डी है और एसी का मिड पॉइंट ई है, डी और ई दे दिए। तो बताना क्या आप डी और ई में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लोगे, किसकी लेंथ निकलेगी डी और ई में डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने के बाद, डी की। लेकिन आपकी किससे पूछी थी, तो बीसी बताना डी का 4 गुना या 2 गुना, सर साइड 2 गुना होती है और एरिया 4 गुना। तो बस आप डी और ई में डिस्टेंस फॉर्मूला निकालकर 4 टाइम्स कर दीजिए उसको। चलो भाई, डी का डिस्टेंस फॉर्मूला बोलिए, x2 - x1 का स्क्वायर, 7 में से 2 गए 9 का, 7 में 2 गए 5 का स्क्वायर, 9 में से माइनस के -3 गए 12 का स्क्वायर, और 144 और 25 169 13 का। ये डी निकला है, हमको क्या चाहिए था, बीसी। बीसी इज ट्वाइस ऑफ 13 दूनी 26 यूनिट। ठीक है, चलिए हेडिंग लिखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। जो बच्चे एयरफोर्स वाले अगर नेवी कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो भैया एक अच्छा क्वेश्चन आता है, इससे नहीं हिला पाते बच्चे, है ना, बहुत बेहतरीन आता है। और एनडीए में तो मैंने क्या बोला, इस बार उसने हेडिंग डालकर 3 क्वेश्चन पूछ लिए, 2 पूछ लिए, है ना, एक ही क्वेश्चन से। तो देखिए भाई ध्यान से बात करेंगे, हेडिंग डालकर पेन डाउन, सारी चीज इधर। आपको इसमें से आधी अधूरी बातें पता है, आधी नहीं पता, तो एक एक चीज सीखने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखना। पहली भाई टॉपिक का नाम है इक्विलेटरल ट्रायंगल, लिखने का समय मिल जाएगा, इसलिए समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि रिजल्ट्स जो निकल कर आए फिर वो याद हो जाने चाहिए।
और याद होना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ऊटपटांग रिजल्ट है, रूट 3 कभी ऊपर मिलेगा कभी नीचे मिलेगा, तो ये ऐसे पढ़ लेते हैं जिससे हम लोगों को जरूरत ही ना पड़े याद रखने की, मतलब आसाम से हम जब देखें फिगर बनाए तो हमें अपने आप याद आ जाए कि भाई ऐसे ऐसे होता है। चलिए भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल आप लोगों के लिए बहुत कॉमन सा फिगर कि यार हाँ सर क्या ही होगा इसके अंदर। एक ट्रायंगल होता है जिसकी ऑल 3 साइड्स आर इक्वल और सारे एंगल कितने भाई 60 डिग्री। देखते रहना ध्यान से, बहुत तबाही मचाएगा भाई ये। सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें काफी सारी बातें हैं, ठीक है। तो हमने कहा सर इसके सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं और इसकी ऑल 3 साइड्स आर इक्वल होती हैं, ऐसे ट्रायंगल्स को हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल्स कहते हैं, ठीक है भाई। इन साइड्स को मैंने ए मान लिया, ठीक है। तो पहली तो चीजों के बारे में हम बात करें, पहला क्या आप मुझे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बताएंगे? बोलो भाई, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर। सामने देखना आप सारे के सारे बच्चे, √3/4 साइड स्क्वायर। यहां से सीखने को क्या मिल रहा है पहले वो देखते हैं, बताना। मैं चाहे मेरी साइड की लंबाई रूट में हो या बिना रूट में हो या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कुछ भी हो, अगर मेरी साइड की लंबाई 2 भी है तो बोलना 2 का स्क्वायर, 4 से 4 कट जाएगा, क्या बच गया √3। रूट बचाना एरिया में, एरिया में, अरे बचा नहीं बचा रूट, ठीक है। मान लेता हूं मेरी खुद की साइड की लंबाई √3 है, कितनी है तो बोलना √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 3 किससे करना 3√3/4। क्या अभी भी एरिया में रूट बचा हुआ है? तो चाहे मैं अपनी साइड को इंटीजर लेता हूं या रैशनल लेता हूं, इरेशनल लेता हूं, क्या रूट बचता ही बचता है? तो एक बात यहां पे फिक्स फैक्ट बना के लिख देते हैं कि चाहे सर कुछ भी कर लीजिए आप, एक चीज फिक्स है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, रैशनल इरेशनल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑलवेज इरेशनल। हिंदी में बोलें इसको, हमेशा अपरिमेय होता है। क्या होता है अभी? हमेशा अपरिमेय। ये भी 10th क्लास की बात है, याद करो। 10th क्लास का एक क्वेश्चन होता था, प्रूव करिए √3 एक इरेशनल नंबर है ना, बताइए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो भैया वही सब करते थे, x बराबर मान के सब करके। तो हमारा भी बस ध्यान रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप कुछ भी कर लें, आपको अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आएगा निकल के, वो हमेशा क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। कोई पूछे भाई मेरा एरिया 16 आ रहा है, कितना आ रहा है एरिया, क्या वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हो सकता है? नहीं हो सकता सर, रूट है ही नहीं उसके अंदर। क्या होना चाहिए था उसके अंदर? रूट होना चाहिए था, है ना। तो हमें ये पता लग गया कि भैया इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया इज ऑलवेज इरेशनल। पहली चीज हमको यहाँ पे पता लग गई, इसको हम साइड में लिख लेते हैं, ठीक है भाई। आगे की तरफ चले, दूसरी चीज, आप सभी ने बोला सर इसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो ठीक है भाई, हमने ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी मान लिया और साइड को ए मान लिया, और सारे एंगल्स कितने के होते हैं भाई? 60 डिग्री के, ठीक है सर। अगर मैं बात करूं इसके पेरीमीटर की, बोलो भाई पेरीमीटर बता दोगे इसका? पेरीमीटर चाहे कोई भी शेप हो, बाउंड्रीज का सम होता है। ट्रायंगल में कितनी बाउंड्रीज हैं? 3, तीनों का सम, ए को 3 बार जोड़ना, 3a आ गया, तो पेरीमीटर आ गया 3a। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। फोर्थ, लेंथ ऑफ मीडियन या लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड कह लो या मीडियन कह लो, क्यों सर अलग अलग होते हैं, तो बताएंगे अभी। लेंथ ऑफ मीडियन, कोई बच्चा बताएगा माध्यिका की लंबाई। मीडियन होती क्या है सर, पहले तो आप हमें यही बताइए, हम बात करेंगे। सुनना भाई ध्यान से, मैं आपके सामने अब 4 फिगर बनाऊंगा, आप चाहो तो इनको उतारना मत उतारना, क्योंकि हमको ये चारों आगे पढ़ने हैं। कैसे आगे पढ़ने हैं? इन चारों फिगर को बोलते हैं हम सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के केंद्र। आपने सुना होगा कभी क्वेश्चन आता है, ऑर्थो सेंटर बताइए, लंब केंद्र बताइए, सेंट्रोइड बताइए, केंद्रक बताइए, सरकम सेंटर बताइए, परिकेंद्र बताइए, ऑर्थो सेंटर बताइए, है ना, क्या नाम है, केंद्रक बताइए। तो ये 4 चीजें होती है हमारी। तो हमें इन चारों की ना अलग अलग डेफिनेशन है, इन चारों अलग अलग बनती है हर ट्रायंगल के अंदर। लेकिन हम कौन सा ट्रायंगल पढ़ रहे हैं भाई? तो एक बार मैं उन चारों को पहले लिख देता हूं, आपको समझा देता हूं, फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल में उसको ड्रॉ करके देखते हैं कि क्या नाटक होगा। पहली चीज होती है भाई इन सेंटर, हिंदी में अंत्य केंद्र। ये आगे होगा, ये समझाने के लिए ताकि क्लियरिटी आए कंसेप्ट में, है ना, वरना कई लोगों को क्लियर ही नहीं होता कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कर क्या रहा है। अगला होता है सेंटर भाई, इन सेंटर के बाद आपका सेंट्रोइड, हिंदी में इसको बोलता रहूंगा मैं भी। अगला होता है भाई आपका सरकम सेंटर, परिकेंद्र, और लास्ट होता है आपका ऑर्थो सेंटर। सर ये ट्रायंगल के सेंटर है? हाँ भैया, ये ट्रायंगल के सेंटर है। हर किसी की एक अपनी अपनी डेफिनेशन है। ऑर्थो सेंटर ना एल्टीट्यूड के टकराने से बनता है, हिंदी में बोलते हैं इसको लंब केंद्र, और लंब के टकराने से बनता है। जितने भी लंब होते हैं, जितने भी हमारे एल्टीट्यूड्स होते हैं, उन सबके टकराने से क्या बनता है? ऑर्थो सेंटर। दूसरा होता है सरकम सेंटर, ये होता है साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के टकराने से, साइड्स
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लास्ट के 2-3 पेपर उठा के देखना, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं सरकम सेंटर के आपके पेपर के अंदर, ठीक है भाई। सेंट्रोइड ये टकराने से बनता है किसके, बोलो भाई, मीडियंस के। किसके टकराने से बनता है, मीडियंस के। और ये कौन है भाई, इन सेंटर, ये टकराने के बनता है एंगल बाइसेक्टर से। ये सब मैं लिखवाऊंगा, एक एक की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। ये तो मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में बताना चाह रहा हूं आपको कि क्या ड्रामा है ये। अरे बोलो समझ में आया, ठीक है। हिंदी में बोल रहा हूं, इसको बोलते हैं अंतकेंद्र, ये कोण अर्धक के टकराने से बनता है। ये केंद्रक है, ये माध्यिका के टकराने से बनता है। वो परिकेंद्र है, वो भुजा लंब द्विभाजक के टकराने से बनता है। और वो लंब केंद्र है, वो लंब के टकराने से बनता है। तो यार मैं अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में इनको ड्रॉ करूंगा आपको समझ ही नहीं आएगा। तो मैं ना एक कोई भी स्केलन ट्रायंगल ले रहा हूं, कोई भी स्केलन ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें आड़ी टेढ़ी हैं। मान लो ये ले लेता हूं, ध्यान से देखना भाई, ये चारों चीजें हम ड्रॉ करने वाले हैं इसके अंदर। दिख रहा है एक ट्रायंगल, इक्विलेटरल तो नहीं है ना, इक्विलेटरल तो ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। सर इसकी तो तीनों चारों साइडें अलग अलग है। पहली चीज देखना, पहले हम बोलेंगे यार ये मीडियन क्या होती है, ध्यान से देखना मीडियन होती क्या है। यहां देखिए, कोई मुझसे बोलेगा चल भाई चल बीसी पर मीडियन बनाइयो ए से, तो मैं एक काम करूंगा, जो ए से एक लाइन आएगी और जो बीसी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी उसको क्या बोलते हैं भाई, मीडियन। देखो अभी लाइन आई है, क्या 2 बराबर पार्ट में बीसी डिवाइड हुई, अभी नहीं, अभी कहीं जाकर यहां मान ले भाई, तुम अच्छे से बताओगे, ठीक लग रहा है यहां, ठीक है चलो मान लेते हैं। तो यार ये वाली जो हमने लाइन ली है, ये वाली लाइन को क्या बोलते हैं, मीडियन। इसका काम क्या होता है जल्दी बोलो, जिस साइड के ऊपर जाकर पड़ी है उसको बराबर रेशियो में डिवाइड करना। तो मीडियन पर टिक लगा दे। तो ऐसे अगर आप एक मीडियन यहां से बनाओगे, एक मीडियन वहां से बनाओगे, एक मीडियन यहां से बनाओगे, कितनी मीडियन बन गई, तीनों मीडियन जहां टकराएंगे उस पॉइंट का नाम बोलो सेंट्रोइड। केंद्रक को भगाएं, ठीक है, ये चल हो गया सर इसका काम। ये क्या होता है सर जी, एल्टीट्यूड। वो रहा भाई एल्टीट्यूड, देखो इसको ग्रीन कलर से बनाते हैं। एल्टीट्यूड कहता है भाई आप कुछ मत करिए, सामने से बैठे बैठे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं, खत्म कहानी। तो क्या मीडियन और एल्टीट्यूड सेम है, अलग अलग है, अलग अलग है। तो एल्टीट्यूड यानी लंब होते हैं भाई, सामने से बैठे बैठे बस परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, इसको बोलते हैं हम लोग एल्टीट्यूड। तो ऐसे एक एल्टीट्यूड ऐसे डालेंगे एक, और एक जहां तीनों एल्टीट्यूड टकराएंगे उसको बोलिए, तो दूसरा भी ठिकाने लग गया। दोनों सेम आई अलग अलग आई, अलग अलग आई। सर ये क्या होता है एंगल बाइसेक्टर, ये बताना सर। एंगल बाइसेक्टर सुनिए, ये जो पूरा एंगल था क्या ये एंगल ए था, इसको इस कलर से ले लेते पिंक से, क्या ये जो पूरा एंगल था ये ए था, ठीक है। अब अगर मैं इसमें बीच में से एक लाइन ड्रॉ करूं तो क्या वो एंगल ए को आधा करते करते आएगी, a/2 लिख दें इसको। तो अगर कोई ऐसी रेखा जो कोणों को आधा करते हुए निकले वहां से, उसको हम लोग एंगल बाइसेक्टर कोण अर्धक कहते हैं। क्या वो खुद अपने आप में एक नई चीज है, तो ना ही वो एल्टीट्यूड है और ना ही वो मीडियन है। सर इस वाली लाइन ने क्या किया, इस वाली लाइन ने ये वाला एंगल a/2 कर दिया और ये वाला एंगल भी बोलिए a/2 कर दिया। तो इस वाली लाइन को क्या नाम दें भाई, एंगल बाइसेक्टर कोण अर्धक। तो यदि आप तीनों कोण अर्धक ड्रॉ करोगे तो वो तीनों के तीनों एंगल बाइसेक्टर जहां टकराएंगे उसका नाम बोलो। तो ये चारों अलग अलग ही तो होते हैं, ठीक है। हमारा 4th बचा, कौन सा बोलना, ये कैसे करते थे, ये आपने स्कूल में सबसे ज्यादा किया है। कैसे किया है, आप ऐसे करके कंपास को खोलते थे, एक इधर लगाई चाप, एक इधर लगाई, एक इधर लगाई, एक इधर लगाई और जोड़ दिया। क्या ये बीच में से जुड़ के परपेंडिकुलर आता था, उसी को बोलते थे साइड परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर, यानी हिंदी में भुजा लंब द्विभाजक, यानी साइड को बीच में से कट करके परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। तो इसमें मीडियन ने बोला इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं हेल्प कर दूंगी भाई तुम्हारी। कैसे हेल्प कर दूंगी, मैंने बताना ऑलरेडी कहां पे काटा हुआ है, बीचों बीच। तो साइड परपेंडिकुलर सेक्टर ये बोलता है हाँ यार मुझे बीचों बीच तो चाहिए पूरा का पूरा, पर मुझे वहां से क्या बनाना है, तो साइड के बीचों बीच में से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जाता है और उसको बोलते हैं साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दिख रहा है भाई सबको व्हाइट कलर का, तो ये व्हाइट वाले को बोलते हैं हम लोग साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, भुजा लंब द्विभाजक, साइड्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ऐसे अगर चारों साइड्स पर, तीनों साइड्स पर, इस साइड पर भी, इस साइड पर भी, इस साइड पर भी, जब सारी साइडों पर आप साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो जहां ये तीनों टकराएंगे उसको क्या बोलेंगे। तो पहले तो ये बताइए क्या ये चारों की डेफिनेशन समझ में आई, हाँ इनको पढ़ेंगे एक एक करके, ये अलग से पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे, तब ये हमारा खत्म होगा। आता भी है भाई पेपर में दब के आता है, ठीक है। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल ने बोला इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है, इक्विलेटरल ट्रायंगल को ध्यान से सुनना, तब मैं इस कॉलम को फिल करूंगा क्योंकि मैंने फिल नहीं करा। ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल था या नहीं था, नहीं था।
तो हमने कहा चलो एक काम करते हैं भाई, तुम चारों के बारे में पता भी लग गया, तुम कैसे दिखते हो, तुम्हारा क्या काम है, क्या प्रॉपर्टी, सब पता लग गई। तो तुम चारों को ना एक काम करते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ड्रॉ करके देखते हैं। तो अब मैं यार इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं, इसकी ऑल थ्री साइड्स क्या है बोलो, इक्वल। तो मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया आपके सामने। ध्यान से सुनना, देखो क्या होगा, मजाक हो जाएगा हमारे साथ यहाँ पे। पहले हमसे बोला गया कि चलो भाई क्या बनाओ, एल्टीट्यूड बनाओ। तो आप बोलोगे यार कौन सी बड़ी बात है, सर ने सिखा दिया, एल्टीट्यूड तो वो होता है सामने से बैठे बैठे परपेंडिकुलर बनाओ, ये बात हुई थी। तो चलो मैं देखना, सामने इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सामने से बैठे बैठे परपेंडिकुलर बनाइए सर। क्या ये एल्टीट्यूड मान ले भाई? ठीक है सर, ये हमारा एल्टीट्यूड हो गया, सामने वाली साइड से बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर, ये एल्टीट्यूड हो गया। इसको टिक कर देते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए एल्टीट्यूड हो चुका है सर। नेक्स्ट ने बोला भाई मीडियन बनाओ। मीडियन का काम क्या होता है, साइड को बीच से कट करना। जब हम मीडियन बनाने आए तो हमें पता लगा कि भाई यहां तो कुछ और ही हो रखा है। कैसे सर जी? जैसे हमने मीडियन बनाई, ये लाइन भी ओवरलैप कर गई किसके ऊपर बोलो, एल्टीट्यूड वाले के ऊपर। हमने कहा यार ये अलग नाटक है, चलो कोई बात नहीं, दो लाइन सेम हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली बारी किसकी आई, एंगल बाइसेक्टर कोण को आधा करके आएगी। जब हमने देखा ये 60 को ऑलरेडी इन दोनों ने 30-30 कर दिया था, 60 को कितना कर दिया था भाई? तो फिर जब लाइन ड्रॉ की गई, अगली लाइन फिर इसके ऊपर ओवरलैप कर गई और फिर यही लाइन डिसाइड की हुई, क्या बोलो, एंगल बाइसेक्टर। क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रोइड सॉरी मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड तीनों सेम ही बने हैं? तो हमने कहा चलो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तुम तो अलग बनोगे। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलता है बीच में से परपेंडिकुलर खींच दो भाई, यही तो कहता है। तो क्या ये ट्रायंगल का बीचों बीच है? और जब इसमें से परपेंडिकुलर आप लोग खींचोगे ऊपर की तरफ, क्या दोबारा ओवरलैप कर गया? अरे ये तो नाटक हो गया। यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल अपनी सिमेट्रिसिटी होने की वजह से इतना ज्यादा नाटक नहीं करता। वो बोलता है चारों लाइनें मेरे लिए एक ही तरह काम करेंगी। मान लें इस बात को, ठीक है। अगर ये चारों लाइनें उसकी तरह एक ही तरह काम करेंगे तो चाहे मैं ये लिख दूं आज के बाद लेंथ ऑफ मीडियन, या मैं लिख दूं लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, या मैं लिख दूं लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, या मैं लिख दूं लेंथ ऑफ साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या तीनों चारों का एक ही आंसर आना चाहिए? तो ठीक है भाई, आज के बाद आपसे इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन चारों में से कोई भी नाम पूछे कि एल्टीट्यूड बताइए कितनी लंबाई का इसका, एंगल बाइसेक्टर की लेंथ बताइए कितनी होगी इसकी, ठीक है। या फिर कौन सा रह गया भाई, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लेंथ ऑफ साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बताइए। तो आप इन चारों का एक ही आंसर दे सकते हैं क्या? ठीक है भाई। जनरली पेपर में वो मीडियन या एल्टीट्यूड ही पूछता है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर को एनहेंस भी किया जा सकता है। वो लाइन सेगमेंट नहीं है, वो लाइन सेगमेंट ना होके लाइन बन सकती है। क्यों? एंगल को आधा करके वो ऊपर की तरफ भी जा सकती है, लेकिन मीडियन को हम लोग जैसे ही वो उसको आधा कट करती है उसको रुकना पड़ जाता है ना। तो अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स में बारे में बात करें, होते चारों सेम है, लेकिन मैथ्स इन दोनों को अनुमति नहीं देता, क्योंकि ये आगे की तरफ भी जा सकते हैं। अरे जो चीज आगे की तरफ जा रही है उसकी लेंथ निकाल सकते हो, तो जनरली इन दोनों को नहीं पूछा जाता है ना। तो इन दोनों को पूछा जाता है, किस किस को बोलो, मीडियन और एल्टीट्यूड को। तो बट अगर आज के बाद पूछा भी जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि भैया क्योंकि जो चीज रुकती नहीं है तो कहीं ना कहीं रोक के ही मानेंगे हम उसको। तो हमारे लिए तो ये चारों के चारों क्या रहेंगे भाई, सेम रहेंगे। तो सर कितनी लेंथ होती है ये भी बता दो आप। हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल देख रखा है सामने, बोलना ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। अरे सही है। ये साइड की लंबाई कितनी है, ए है। आपसे मैं किसकी लंबाई पूछ रहा हूं, एबीसी, एडी की पूछ रहा हूं क्या? ठीक है। तो आपने कहा सर एक काम करो ना, साइन 60 लगा के खत्म करो 10th क्लास की थ्योरम इस वाले ट्रायंगल में, ए बी और डी में। बोलना ए बी डी में साइन 60 लगाओ जल्दी। साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, व्हाट इज परपेंडिकुलर, ए डी। व्हाट इज हाइपोटेनियस, अरे व्हाट इज हाइपोटेनियस, ए। तो एडी निकल जाएगा क्या? बोलना एडी की वैल्यू कितनी आई, एडी की वैल्यू कितनी आई, ए इंटू साइन 60। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60? तो आपको ये भूल सकते हो आप, 100% भूल भी जाओगे, लेकिन आप ये कभी नहीं भूलोगे। क्या सर? तो आप आज के बाद याद रखोगे इन तीनों की वैल्यूज होती है साइड इंटू साइन 60। अरे याद रख ले, सॉल्व होके वो वही आएगी, कितनी बोलो, √3/2 इंटू ए। लेकिन साइन 60 से याद कर लेना, साइन 60 कितना होता है भाई, √3/2, और उसकी किससे मल्टीप्लाई करनी है, साइड से। तो साइन 60 इंटू, यहां भी क्लियर। तो चलो हमको सर ये भी पता लग गया, एरिया हो गया, लेंथ ऑफ मीडियन, एल्टीट्यूड सारे की सारी हो गई। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑलवेज रेशनल, और ये भी समझ में आ गया। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है। थोड़ा सा आगे की तरफ चलना ध्यान से। मैंने हेडिंग डाली है सेंट्रोइड, यहां से कुछ सीखने को मिलेगा। अब आप बोलोगे सर जरूरत नहीं है इसमें हेडिंग डालने की, हमें पता है कि सेंट्रोइड क्या, बाकी के चारों भी क्या है, सेम ही तो है। बताना, जहां पे सारे एंगल बाइसेक्टर मिलते थे वो, जहां पे ये मिलते थे वो, जहां पे ये मिलते थे वो, और जहां पे ये मिलते थे। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो वो तीनों के चारों सेम होते हैं। तो क्या जितनी बार ये तीनों टकराएंगे क्या ये तीनों चारों कोऑर्डिनेट सेम ही मान लें?
तो जहां पे इक्विलेटरल ट्राइंगल में इन सेंटर होगा वहीं पर और वहीं पर। तो हमने कहा चलो भाई फिर भी हम लोग सेंट्रोइड से स्टार्ट करते हैं, ये बात तो हमें पता है। तो सेंट्रोइड आप सारे बच्चे जानते हैं कि सर जहां पे सारी मीडियन टकराती है उसको हम लोग सेंट्रोइड कहते हैं। ध्यान से देखना अभी सारे के सारे। तो मैं अपनी तीनों मीडियन ड्रॉ कर रहा हूं, पहली, दूसरी और तीसरी। भाई क्या तीनों मीडियन टकरा गई भाई? तो तीनों मीडियन कहां पे टकराई? कोई इस पॉइंट पर। तो मैंने कहा यार एक एबीसी मेरा ट्रायंगल होता था, ये मेरी मीडियन टकराई है तीनों एबीसी वाली मीडियन, इसको डीएफ मान लो। कहां पे टकराई है भाई? ओ पर नहीं, इसको मैथ में नाम दिया गया जी, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, ओ मान लो तुम आप लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं जी। क्या नाम दिया गया भाई? जी। जहां पे सारी मीडियन टकराई है उसको सेंट्रोइड बोलते हैं। तो ध्यान से देखना सारे के सारे बच्चे, आपके सामने कुछ सारी चीजें होने वाली। बताना जो ये एडी है, क्या आपने अभी अभी मुझे एडी की लेंथ कैलकुलेट करके बता दी? बताना व्हाट इज द लेंथ ऑफ एडी? साइड इंटू साइन 60 या √3a/2, सॉरी साइड इंटू साइन 60 या √3a/2, ये रही ना। क्या जहां पे सेंट्रोइड, जहां पे तीनों मीडियन टकराई है वो पॉइंट एडी के ऊपर ही आ रहा है? तो हमने कहा ये पॉइंट यहां देखो, ये वाला, ये एडी के ऊपर ही आ रहा है। मैंने इस लाइन को हटा दिया कि अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम्हारा काम बस जी बताना था, और जी पता लग गया तो तुम चले जाओ। अरे बोलो, क्योंकि मिक्स हो जाएगा फिर क्वेश्चन के अंदर, बहुत कुछ हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है यार, एक एडी नाम का जो हमारा एल्टीट्यूड कह लो, मीडियन कह लो, या बाकी दोनों कह लो, उसी पर एक पॉइंट आता है जो सेंट्रोइड नाम से हमने दिया गया है। क्लियर? अच्छा, आप सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी देखोगे तो सेंट्रोइड जो हमारा ये है, इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है भाई? शाबाश, कितने में? 2:1। सेंट्रोइड का काम होता है इसको डिवाइड करना कितने में? 2:1 में। अब सारे बच्चे सामने देखें ध्यान से, तो काम की चीज होने वाली है। क्या ये रेशियो है? हाँ, वैल्यू तो नहीं है, क्या पता 20/10 हो, है ना। तो ये रेशियो है, तो AG/GD का रेशियो बोलना 2:1। सबको क्लियर यहां तक? ठीक है। मैंने उस पीछे सॉल्व करने के लिए पीछे क्या लगा दिया भाई? K लगा दिया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AG? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ GD? क्या मैं AD को AG प्लस GD लिख सकता हूं? तो जल्दी बताना, AG प्लस GD को अगर जोड़ें तो 2K और K 3K। बट क्या आप लोगों ने अभी मेरे को AD सॉल्व करके दिया था? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AD? √3a/2। क्या आप यहां से K की वैल्यू निकाल सकते हैं? तो जल्दी से K को 3 को नीचे ले गए, 3 को नीचे ले गए, √3 से 3 कटा, a बाय बोलिए 2√3। तो सर हमें ना ये अलग अलग भी पता लग गए कितने कितने होते हैं। हमको ये भी पता लग गया कि यहां से यहां तक जो आपका सर ये AG है इसकी लेंथ कितनी है, और यहां से यहां तक जो ये GD है उसकी लेंथ कितनी है। बोलना भाई, ये जो नीचे वाला आपने GD माना था, इसको K माना था क्या GD को? और K की वैल्यू कितनी निकली है? a/2√3। जो ये AG है इसको बताना, AG ये ट्वाइस K का ट्वाइस कर दो, 2 से 2, a/√3। क्या ये दोनों रिजल्ट मान लें आपको याद रहेंगे भाई? दोबारा सुनो, ABC कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यस सर, इसके सारी की सारी मीडियंस टकराई कहां पे बोलो? G पर। जिस G को क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड केंद्रक। क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड केंद्रक। इसकी प्रॉपर्टी होती है सेंट्रोइड, जो हमारा सेंट्रोइड होता है वो हमारी इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है भाई? 2:1 में। तो ऊपर वाला 2 और नीचे वाला 1, दिख भी तो रहा है ऊपर वाला ज्यादा है ना। ठीक है, ऊपर वाला 2 और नीचे वाला 1। हमने सॉल्व किया, हमने कहा ये तो रेशियो निकल के आया, हमने रेशियो को कट करने के लिए पीछे क्या लगा दिया? K लगा दिया। तो AG 2K हो गया और GD K हो गया। AG और GD को जोड़ा 2K और K बोलना, AD की वैल्यू बोलना जो हमने पिछले वाले सॉल्व करी थी अभी, √3a/2। तो हमने सॉल्व करी, करा तो K निकल के आया, K की वैल्यू वापस रख दी, समझ में आ गया हमको। क्लियर? अब सुनना ध्यान से दोबारा, ये वाला पोर्शन मैंने बोला लिखने की आपको जरूरत नहीं है, पर ध्यान से सुनना। ये जो हमने बोला एंगल बाइसेक्टर, हमने क्या डिसाइड करा था? हमारे ट्राइंगल के जितने भी एंगल बाइसेक्टर है, ये वाला ये वाला ये वाला, जहां टकराएगा उसको हम लोग क्या नाम देंगे? इन सेंटर की दूसरी डेफिनेशन भी होती है, सारे बच्चे सुनना। इन सेंटर कहता है अगर किसी ट्राइंगल के अंदर जो सबसे बड़ा सर्कल बना सकते हैं उस सर्कल को इन सर्कल बोलते हैं। अरे सुन रहे हो मेरी बात? ट्रायंगल के अंदर जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं उस सर्कल को क्या बोलते हैं भाई? इन सर्कल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेगा यार मेरी बारी में भी होना चाहिए, मेरे लिए ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग? तो हमने भी कहा नहीं नहीं भाई आपके लिए भी होगा। हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया और उसके अंदर सबसे बड़ा सर्कल छोड़ दिया। अरे सही है क्या? इसके अंदर सबसे बड़ा सर्कल छोड़ दिया और इस सर्कल का नाम क्या पड़ेगा अभी इसके बारे में बताएंगे भाई। ठीक है, फिर अगले की तरफ आए, उसने बोला देखो क्या नाम है उसका, सर्कम सेंटर किसके टकराने से बनता है? साइड परपेंडिकुलर। उसने बोला मेरे बारे में भी सुनो, उसने बोला मेरा मतलब ये होता है
कि अगर आप सारे साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां टकराएंगे वो सरकम सेंटर होगा, और मेरा मतलब ये होता है कि उस सेंटर से मैं ट्रायंगल को अपने अंदर रख लेता हूं। तो सरकम का मतलब सर्कल बाहर, और इनका मतलब सर्कल अंदर, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेगा। मेरे साथ भी करो भाई, मैं भी तो सर्कल के अंदर आ सकता हूं। तो हमने कहा हाँ भाई बात तो ठीक है, तो हमने एक सर्कल बाहर भी बना दिया। अरे बोलो भाई, ध्यान से सुनना, अभी कनेक्ट करेंगे इन सारी बातों को। जैसे कनेक्शन बैठेगा वो बड़े बड़े क्वेश्चन हमारे सिंगल लाइन में होने लगेंगे, जो पहले बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होते थे हमसे। सॉल्व ना होने का कारण ये कि उनके रिजल्ट थोड़े से हैवी थे, और बुक के सॉल्यूशन तो आपको कभी समझ में ही नहीं आएंगे कि सर ये ऐसा क्यों कर रहा है बुक के अंदर इतना बड़ा। अरे ठीक है, चलो अब ध्यान से देखना सारे के सारे बच्चे। बट जब हमने ये सॉल्व किया तो हमें पता है इस वाले ट्रायंगल का जो सेंटर होगा उसको आप क्या नाम दोगे, जल्दी बोलो। इन सेंटर। इस वाले ट्रायंगल के, इस सर्कल के लिए जो सेंटर होगा उसको क्या नाम दोगे। बट इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या ये चारों सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं, सेम होते हैं। तो क्या जो ये सेंट्रॉइड था, सारे बच्चे सुनना ध्यान से, जो ये सेंट्रॉइड था कौन था बोलो जी, क्या यही इन सेंटर है, क्या यही सरकम सेंटर है, क्या यही ऑर्थो सेंटर है। तो हमने बोला यार जी तुम ये, तू ये भाई बस नाम बदल बदल के आ रहा है ना। जैसे ये रहा भाई, ठीक है, थोड़ा सा शिफ्टिंग का बनेगा, या मान लो इसको यार, ठीक है ना। अच्छा ट्रायंगल फिर ये इक्विलेटरल नहीं है इस वजह से, चलो मान लेते हैं, मैं ऊपर नीचे कर दूंगा, ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं है, ठीक है मान लेते हैं भाई। तो यही वाला सेंटर इस वाले सर्कल का सेंटर है, यही वाला सेंटर बाहर वाले सर्कल का सेंटर है, यही सेंट्रोइड है और यही ऑर्थो सेंटर है, चारों यही है। तो हमने अगर इस फिगर को और इस फिगर को ध्यान से देखते हैं, इसमें और इसमें बस इतना ही डिफरेंस है भाई कि इसमें सर्कल बने हुए हैं, उसमें सर्कल नहीं बने हुए। अब आप ध्यान से देखना, अगर मैं वो सीधी लाइन ड्रॉ करूं, अगर मैं वो सीधी लाइन ड्रॉ करूं तो आप सारे बच्चे बताएं क्या ये एडी है। अरे बोलो भाई, और आप एडी कैलकुलेट कर चुके हो कितना, साइन 60 इंटू ए है, ये तो बता दिया मैंने। तो यार सर हाँ ये लाइन आ गई, ये वाली लाइन एडी है। बट हमारे एडी से कुछ नहीं करना, क्या हमने जीए और जीडी को अलग अलग भी निकाल लिया। बट जब मैंने ध्यान दिया कि जीए और जीडी को उसने अलग अलग निकाल लिया, तो इस पॉइंट को नाम मैंने जी दे दिया। तो बताना सारे बच्चे, क्या ये जीए है, ये वाला जीडी है, और ये हमारा ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है सर। तो यार अगर इसको सेंटर वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है, तो अगर जो ये जीए जीए है इसको मैं अगर येलो कलर से बना रहा हूं, तो बताना क्या आप मुझे बता सकते हो, अगर ये सेंटर है और ये येलो कलर से बना हुआ है, तो क्या ये हमारी रेडियस रहेगी येलो सर्कल की। देखो ना, सेंटर है सर्कल का और टच कर रही है सर्कल को, तो येलो सर्कल की रेडियस हो गई। इसको यार कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि बड़ा वाला सर्कल है, बड़ा आर दे देते हैं इसका नाम। अरे क्लियर यार, ये सेंटर है और ये एक लाइन जा रही है, इसको अगर मैं व्हाइट कलर से बना दूं, ध्यान से देखना, इसको अगर मैं व्हाइट कलर से बना दूं यहां से लेकर यहां तक, तो यार ये भी सेंटर से सर्कल को टच कर रही है ना, छोटे वाले को। देखो सेंटर ये रहा, सर्कल टच कर रही है। अगर कोई लाइन सेंटर से सर्कल को टच करती है, क्या बोलते हैं उसको, रेडियस। तो ये यार ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस है इन रेडियस। अब ध्यान से सुनिए, अंदर वाले सर्कल का नाम होता है इन सर्कल, अंत्यवृत्त, अंदर बना हुआ है। अंदर वाले के सेंटर का नाम तो बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेंटर तो सेम ही है सबका। अंदर वाले की रेडियस बोलिए इन रेडियस, हिंदी में अंत्यवृत्त और अंत्य त्रिज्या बोलते हैं। बाहर वाले सर्कल जो येलो कलर का, उसका नाम क्या है भाई, सरकम सर्कल, परिवृत्त, जिसने अपने अंदर ट्रायंगल को बंद कर रखा है, और उसकी रेडियस को बोलिए सरकम रेडियस परित्रिज्या। बट आप ध्यान से देखिए, ये मैंने दुनिया भर का फिगर बना दिया, ये सब कर दिया, लेकिन है तो ये यही। अरे बोलो यार, तो क्या ये जो हम लिख रहे थे यार एजी एजी एजी, क्या यही एजी कैपिटल आर था, और जो हम लिख रहे थे जी से लेके डी तक, क्या यही स्मॉल आर था। तो हमने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या मुझे कैपिटल आर और स्मॉल आर की वैल्यू डायरेक्ट पता लग गई। तो आज के बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर सरकम रेडियस पूछेगा या इन रेडियस पूछेगा, तो क्या मेरे पास डायरेक्ट वैल्यूज हैं। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सरकम रेडियस इन रेडियस, a/2√3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सरकम रेडियस, ये तो सर वही है एजी और जीडी, बस नाम बदल कर आ गए, है ना। एजी और जीडी नाम बदल कर आ गए, a/√3 और a/2√3, ठीक है सर जी। तो बताना क्या सरकम रेडियस, पहला पॉइंट देता हूं इसको। दूसरी चीज, क्या सरकम रेडियस और इन रेडियस मिलकर मुझे लेंथ ऑफ मीडियन देंगी नहीं देंगी। हाँ सर, ये लेंथ ऑफ मीडियन देंगी, वही तो एडी था ये। अगर आप इस पूरे को पढ़ोगे तो क्या है भाई, ये मीडियन, इसको बीच में तोड़ दोगे, खाली ये कैपिटल आर, खाली ये स्मॉल आर, ठीक है। तीसरी चीज, क्या आज भी इन दोनों में रेशियो 2:1 ही रहेगा।
हाँ सर, वो तो प्रॉपर्टी थी सेंट्रोइड की कि सेंट्रोइड ट्रायंगल के मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 में। वो थोड़ी ना चेंज होने वाली है। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर में हमेशा क्या रेशियो रहता है, 2:1। किसके लिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, उसके लिए पढ़ रहे हैं हम सारी बात। ठीक है, फोर्थ वाली बात, तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने अंदर एक छोटा सर्कल बना सकता है और इक्विलेटरल ट्रायंगल खुद एक बड़े सर्कल के अंदर बन सकता है, तो दो सर्कल के नाम आ गए, इन सर्कल और सर्कम सर्कल। तो उन्होंने बोला एरिया का भी कर लेते हैं। तो बताना, स्मॉल आर का मतलब छोटे वाले सर्कल का एरिया और कैपिटल आर का मतलब बड़े वाले सर्कल का एरिया। तो उनका रेशियो पूछ रहा है मुझसे, हमने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई, आर बटे आर का होल स्क्वायर, आर बटे आर का होल स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर बटे आर, 2:1। वो आर थी और ये थी, है ना, बड़ी छोटी कर रखी है हमने। तो हमारी छोटी ऊपर है, बड़ी नीचे। बोलो 1/2 का स्क्वायर। तो उन दोनों सर्कल का रेशियो भी कितना होता है, बोलो 1/4। उन दोनों सर्कल के एरिया का रेशियो भी कितना होता है, बोलो 1/4। अरे आई बात समझ में। अब ये जो चीजें आपने पढ़ी है, देखना कितने बड़े बड़े क्वेश्चनों को एक लाइन में सॉल्व कराएंगी। दोबारा से मैं समरी कर रहा हूं, क्या समरी कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में हमें एरिया बचपन से पढ़ रखा है हमने, √3/4 साइड स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे ऑलवेज, क्योंकि क्यों √3 होता है। सर ए भी तो है, स्क्वायर भी तो रहा है, तो ए का स्क्वायर हो रहा है, √3 तो जिंदगी भर उसमें आएगा ही आएगा। ठीक है सर जी, सारे एंगल्स 60 डिग्री के, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, पेरीमीटर 3 हो गया। अब मीडियन बोलूं, एल्टीट्यूड बोलूं, एंगल बाइसेक्टर बोलूं, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलूं, हिंदी लिखवा दूंगा। इन सब की लेंथ बोलिए sin 60 इंटू साइड। और याद करने का मतलब वो तो याद करने का तरीका, वैसे आंसर बोलिए √3a/2। इतना क्लियर। ठीक है, मेन चीज ये थी जिसके लिए हमने मेहनत करी। फिर हमने कहा यार हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तेरे लिए चारों की चारों बातें क्या होती हैं, सेम होती है, लेकिन किसी एक से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो हमने शुरुआत कहां से करी, बोलो सेंट्रोइड से। सेंट्रोइड होता क्या है, जहां पर तीनों माध्यिकाएं टकराती है उस बिंदु को सेंट्रोइड बोलते हैं। तो पहले मैंने तीनों मीडियन ड्रॉ करी, वो कहां पे मिली, जी को कट करके फिर मैंने बाकी की 2 मीडियन हटा दी, क्योंकि फिर मैं क्लियरिटी नहीं मतलब लिख ढंग से नहीं पाता, वो खराब हो जाता, गंदा हो जाता। तो जी वो पॉइंट है जहां पे तीनों मीडियन टकरा रही हैं। बट मैथ्स के अंदर जी की एक ऑल प्रॉपर्टी है, सेंट्रोइड बोलता है कि मैं मीडियन को, जो भी माध्यिका है, किस रेशियो में डिवाइड करता हूं, ठीक है, वो 2:1 में डिवाइड करता है। एडी आप पूरी कैलकुलेट कर चुके थे, वो कह रहा मैं 2:1 में कर रहा हूं। तो वो रेशियो और वैल्यू में दोनों में फर्क होता है, तो हमने रेशियो के पीछे क्या लगा दिया, के लगा दिया। तो ये यार एजी हो गया 2k और जीडी हो गया कितना, बोलो के। हमने 2k और k को जोड़ दिया, कितना आ गया 3k, और 3k एडी हो गया। एडी था कितना, तो वहां से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली। तो हमें यह भी पता लग गया कि जीए अकेला कितना होता है और जीडी अकेला कितना होता है। अरे बोलो ये भी क्लियर। ठीक है, ये आंसर हमको पता लग गया। ठीक है सर, फिर जैसे हम यहां पर पहुंचे, हमने कहा ये तो यार ये चारों की चारों बातें होती तो हमको ड्रॉ करनी पड़ेंगी सारी की सारी चीजें। तो हमने क्या करा, हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बनाया, उस सर्कल का नाम बोलिए इन सर्कल अंत्यवृत्त, उसकी त्रिज्या बोलिए इन रेडियस। एक बाहर बनाया सर्कल, उसका नाम बोलिए सर्कम सर्कल, उसकी त्रिज्या बोलिए सर्कम रेडियस। फिर हमें पता लगा यार इक्विलेटरल ट्रायंगल जो तेरे लिए सेंट्रोइड नाम का हम जी जी बोला करते थे तेरे को, तू वही है, वही तेरा इन सेंटर है, वही सर्कम सेंटर है, वही ऑर्थो सेंटर है। तो क्या इन सर्कल का, इस ट्रायंगल का, सब कुछ का सेंटर ये मान ले जी। तो यहां से यहां तक जो एक छोटी सी लाइन इसको टच कर रही है, क्या स्मॉल वाले सर्कल की रेडियस है, तो इसको इन रेडियस बोल देते हैं। यहां से यहां तक जो बाहर वाले सर्कल टच कर रही है, कैपिटल आर सर्कम रेडियस बोल दें। और ध्यान से देखा तो क्या ये वही एडी बन रहा है, अरे ये तो वही एडी बन गया। एडी में जहां पे जी पे स्प्लिट हुआ था, हमने जी पे स्प्लिट करके 2 अलग कलर में ड्रॉ कर दिया, एक को नाम कैपिटल आर मिला और एक को बोलो, और पता लग गया आर और आर को जोड़ के क्या बन जाता है ना, लेंथ ऑफ मीडियन। तो सर आर और आर ये तो वही हो गए जो आपके एजी और जीडी आपने लिखवाए थे। तो सर्कम रेडियस का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखेंगे, साइड डिवाइड बाय √3। इन रेडियस सर्कम की आधी होती है, तो इसको फिर किससे भाग कर दोगे, 2 से, a/2 √3, क्योंकि लिखा भी हमें आर और आर का रेशियो बोलिए 2:1। सर अगर हम दोनों सर्कल के एरिया की बात करें तो एरिया भी निकल के आया πr स्क्वायर, पाई से पाई, आर बटे आर का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर बोलिए 1/4। क्लियर। एक चीज और अगर लिखना चाहो तो पांचवी चीज ये लिख दो, हम सर आर और स्मॉल आर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग मीडियन। साइड से तो आपने बता दिया, साइड से बोलना साइड डिवाइड बाय 2 √3, क्योंकि हम जो इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रहे हैं उसकी लेंथ ऑफ साइड कितनी है, ए। लेकिन सर मीडियन से कैसे निकाल सकते हैं वो भी सुन लीजिए सारे बच्चे। बताना ये रेशियो कितना और ये कितना, क्या इसको 2k और k मान लूं, तो 2k और k जोड़ना 3k क्या एडी के बराबर, तो k की वैल्यू बोलना भाई। तो एडी क्या ये मीडियन थी, तो याद रखना जो ये आर होता है ये होती है मीडियन बाय 3। और क्या आर इसका डबल होती है,
ये बोलिए ट्वाइस ऑफ मीडियन बाय 3। अरे बोलो भाई, मैं बोलूं कि मैं साइड ही नहीं दे रहा आपको, मैं बोल रहा हूं मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें मीडियन की लंबाई 30 है। कितनी लंबाई है? 30। साइड की या मीडियन की? मैं बोलूंगा ये कैपिटल आर बताना भाई, ये रही भाई 30, 30/3, 10 दूनी, और चेक भी कर लो, अगर ये पूरा 30 है तो क्या ये 20 और ये 10 ही होना चाहिए? किस प्रॉपर्टी से? 2:1 से। 20 और 10 का रेशियो बोलिए 2:1। अगर मैं आपको स्मॉल आर 5 दे दूं, कितना दे दूं, तो क्या आप मुझे मीडियन की लंबाई बता सकते हैं? कितनी? 15, क्योंकि ये 5 तो ये 10, और 10 और 5, इसको लिखिए, इस पर क्वेश्चन करते हैं। आए समझ? बोलो बोलो, कोई डाउट है तो? हिंदी बोल रहा हूं मैं। क्या लिखिए? समबाहु त्रिभुज लिखो। बोले हिंदी लिखो भाई। समबाहु त्रिभुज पहला लिखिए, क्या ये? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। नोट बना के लिखो, ग्रीन वाली लाइन। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा अपरिमेय होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा अपरिमेय होगा। ये स्टेटमेंट आई थी अभी 10 अप्रैल के पेपर में, जो आपने स्टार बना के ग्रीन में लिख रखी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया इरेशनल होता है। सही है गलत है? सही है भाई। पेरीमीटर को लिख लीजिए, परिमाप। रैशनल को परिमेय, अरेशनल को अपरिमेय। इरेशनल को अपरिमेय बोला तो था मैंने। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा अपरिमेय होगा। हिंदी लिखिए अब। पहली, लेंथ ऑफ मीडियन, माध्यिका की लंबाई। चारों सेम ही होंगी ना? लेंथ ऑफ मीडियन, माध्यिका की लंबाई। लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, लंब की लंबाई। लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, कोणवर्धक की लंबाई। लेंथ ऑफ साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, भुजा लंब द्विभाजक की लंबाई। भुजा लंब द्विभाजक की लंबाई। दूसरा लंब, एल्टीट्यूड लंब। मीडियन माध्यिका, एल्टीट्यूड लंब, एंगल बाइसेक्टर कोणवर्धक। एंगल बाइसेक्टर कोणवर्धक। और साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, भुजा लंब द्विभाजक। हटाएं? कितनी होती है भाई? हाँ, साइड इंटू साइन 60। अगर भूल भी जाओ कभी पेपर में तो ऐसे याद रखना, साइड इंटू साइन 60। वैसे लिखते ही हैं, कितना भाई? √3a/2। यही वो एडी है क्या जिसको बार बार हम एडी बोल रहे हैं? चलो ठीक है, आगे की तरफ चले। लिखिए, इफ जी इज अ सेंट्रॉइड, यदि जी केंद्रक है। इफ जी इज अ सेंट्रॉइड, यदि जी केंद्रक है, इसकी हेडिंग है। इफ जी इज अ सेंट्रॉइड, यदि जी केंद्रक है। इफ जी इज अ सेंट्रॉइड, यदि जी केंद्रक है, तो लिख लो भाई ये बातें। क्या ए जी और जी डी अलग अलग पता लग गया?
हाँ, वो रेशियो वाले से कर लिया सर हमने, के मान के। हो गया भाई। बाद में ये जी क्या बन जाएगा, कैपिटल आर, ये जी डी क्या बन जाएगा, स्मॉल आर। हटाएं। हो गया भाई इधर, हटाए पीछे। ये मेन है भाई, जहाँ पे सारी बातें लिखी हुई हैं। सरकम को लिख लेना हिंदी वाले बच्चे, सरकम सर्कल को, परिव्रत। सरकम माने परि होता है, सर्कल माने व्रत, परिव्रत। कैपिटल आर को लिख लेना परित्रिज्या। सरकम सर्कल परिव्रत, कैपिटल आर सरकम रेडियस परित्रिज्या। इन सर्कल को अंत्यव्रत, इन रेडियस को अंत्य त्रिज्या। हाँ भाई, ये ट्रायंगल किसके अंदर बंद कर दिया है, लड़कों का सही रहता है। बस समझ में आ जाए। अब ये पता क्या लग रहा है, फ्लावर वाला चैप्टर था ना 10th क्लास में बायोलॉजी का, एंथर पोलन ग्रेन्स है। नहीं, मैं भी होता, मैं भी ऐसा ही बनाता, इतनी कोई, वो तो टेक्निकल ये चीजें इतनी हेल्प मिल जाती है, वरना मेरा तो तुमसे भी बुरा बनता। जैसे घर जाके समझ में आना जरूरी है, ठीक है। हाँ, कहीं ये पेज फाड़ के हटाना पड़े तो मिक्स हो गया भाई, कहीं और का कहीं और पढ़ लिया। पूछो अगर कोई डाउट है सामने में। कैपिटल आर बोलो साइड डिवाइड बाय √3, स्मॉल आर बोलो साइड डिवाइड बाय 2√3। कैपिटल आर और स्मॉल आर को जोड़ दो तो मीडियन बन जाती है, मीडियन का थ्राइस कर दो तो स्मॉल आर आ जाता है, उस थ्राइस करने के बाद डबल कर दो तो कैपिटल आर आ जाता है, और दोनों के एरिया का रेशियो छोटे सर्कल और बड़े सर्कल का 1/4 होता है।
है भाई। मतलब मैं आपको कोई भी एक चीज बता दूं, आपको पूरे ट्रायंगल में सारी बातें है ना, स्मॉल आर से आप पूरे ट्रायंगल में घूम के आ सकते हैं, है ना। जैसे देखो स्मॉल आर अगर 10 तो कैपिटल आर 20, देखो पता लग गया। मीडियन 30, है ना। और साइड का फॉर्मूला होता था, मीडियन का फॉर्मूला होता था √3a/2। ये अगर 30 तो क्या यहां से साइड निकल जाएगी, तो पूरा ट्रायंगल में हम कहीं से चाहे स्मॉल आर दे, कैपिटल आर दे, मीडियन दे, साइड दे, हम पूरे ट्रायंगल में से कोई भी चीज निकाल सकते हैं, यानी हम फंसेंगे नहीं कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, है ना। चलो हाँ बोलिए। ए साइड लेंथ ऑफ साइड्स के तो मैंने रेशियो माना था, कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो कितना था बोलिए, 2:1। रेशियो अलग चीज होती है, देखो ना इधर भाई, एक व्यक्ति ने दिन में कमाए 200 रुपए, एक व्यक्ति ने कमाए 100 रुपए, उन्होंने बोला चला दोनों अपना रेशियो देखते हैं, कितना आया भाई, अरे कितना रेशियो। और एक ने कमाए 2 CR, एक ने कमाए 1 CR, वो भी अपना रेशियो देखेंगे, बोलो। तो ये बराबर थोड़ी ना हो, रेशियो बराबर हो, वैल्यू थोड़ी बराबर होती है, तो वैल्यू तो डिपेंड करती है भाई। कट क्या हो गया, हटाएं। चलिए क्वेश्चन लिखिए, मतलब ये लिखना है क्या तुम लोगों को, ये हाँ आएगा वैसे आगे जरूरत। आएगा ही आगे, वैसे ही पढ़ाऊंगा मैं, ये चारों दोबारा बनाना पड़ेगा मुझे सारा, तब लिख लेना, एक ही बात है यार। सेंटर ऑफ ट्रायंगल के नाम से आएगा, और 2 क्वेश्चन आते हैं एनडीएमएस से। एयरफोर्स में ज्यादातर सेंट्रोइड पूछा गया है, लेकिन ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, ये सब भी पूछे जाते हैं। हटाएं। अच्छा हो गया भाई, अरे आएगा आगे यार, ये कोई टेंशन मत लो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन लिखिए, लिखिए भाई। देखो ये ना, अब एनडीए में ना कभी ना किसी ने ये नहीं पढ़ाया होगा, हम भी नहीं पढ़ाते भाई। अगर मेरे पास तक ये नेवी वालों का क्वेश्चन नहीं पहुंचता तो मैं भी नहीं पढ़ाता कभी ये सब चीजें। तो ये जो फीडबैक्स आते हैं, आप अब जाओगे, आप कुछ हेल्प करके आओगे, एनडीए का पेपर तो पूरा आउट हो ही जाता है, लेकिन एनडीए ने कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल पे इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे थे आज तक। फिर भी हम ये पढ़ाते थे, क्योंकि नेवी वाले बच्चों ने बोला था कि सर ऐसा एक क्वेश्चन आया, तो हमने कहा ठीक है भाई। और जब ये पढ़ाते थे, जो पेपर में आया उसका देखना कनेक्शन कैसे निकल के आया। तो ये इस बार के पेपर का नहीं है, ये नेवी वालों का पुराना क्वेश्चन है ना, जो उनका चल रहा है भाई पता नहीं कब से, और हम पढ़ा रहे हैं इसको। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी ट्रायंगल के सारे कोऑर्डिनेट अगर इंटीग्रल हैं तो त्रिभुज क्या नहीं हो सकता। समझ में आया क्वेश्चन। कह रहा है भाई एक ट्रायंगल बना ले तू कैसा भी, मैंने कहा ठीक है यार, मुझे नहीं पता इक्विलेटरल है, राइट एंगल है, आइसोस्केलस है, लेकिन ये कह रहा है इस ट्रायंगल के जितने भी कोऑर्डिनेट है, जितने क्या 3 वर्टेक्स होते हैं और 2-2 कोऑर्डिनेट होते हैं सबके, है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं भाई कितना, x1 y1, बी वाले वर्टेक्स के x2 y2, और सी वाले वर्टेक्स के x3 y3। अरे ठीक है, तो कह रहा है ये इंटीजर है, सारे के सारे इंटीजर जानते हो, इनमें कहीं भी रूट वूट नहीं है ना, और बटे में भी नहीं है, 2/3 भी नहीं है, 3/4 ऐसे भी नहीं है, इंटीजर है। जैसे कि मान लो ये दे देगा 2, -7, बताना क्या है, दोनों इंटीजर है। मान लो ये दे देगा 3, 11, क्या ये दोनों इंटीजर हैं। और ये दे देगा 0, 5, क्या ये दोनों इंटीजर हैं। तो ऐसे हैं, तो कह रहा है ट्रायंगल क्या नहीं हो सकता। अभी तक तो हमने ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करी, हमने बोला है चलो एक काम करते हो, 10th क्लास का एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, या जो अभी अभी सर ने लिखवाया डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला, वो रख लेते हैं। क्या होता था एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, डिटरमिनेंट वाले को एक्सपेंड करने के बाद x1 y2 y3, अरे याद आ गया, फिर बोलो x2 y3 y1, और फिर x3। अब सारे बच्चे सुनना, इंटीजर्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है, बताना अगर एक इंटीजर में से एक इंटीजर गया तो अंडर रूट अपने आप आ जाएगा क्या। अरे इंटीजर में इंटीजर गया, इंटीजर ही तो आएगा। 7 में से 5 गए, 2 इजा
इंटीजर, 7 में से माइनस के -5 गए, 12, 12 इज तो यार ये बात तो सच है सर, ये इंटीजर ही आएगा। अरे ठीक है, एक इंटीजर की अगर एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करना, 4 की 3 से करना, 4 की -3 से करना, 12 और -12 दोनों क्या होते हैं, तो यार ये सर पूरा का पूरा क्या आएगा, तो यार तुम तीनों भी क्या होगे, इंटीजर। कितने इंटीजर जोड़ने वाले हैं हम, 3, 1 2 3, 3 इंटीजर जोड़ना, क्या रैशनल बन जाएगा, क्या क्या रहेगा, इंटीजर ही तो रहेगा। 3 4 5 जोड़ लो, 5 4 9 3 12 इज स्टिल अ इंटीजर। तो आंसर आ गया ऊपर इंटीजर और नीचे डिवाइडेड बाय 2। अब वो इंटीजर अगर इवन होगा तो 2 से कट जाएगा, नहीं होगा तो नहीं कटेगा। लेकिन आंसर इसका एरिया का ऐसा आया। क्या इसके एरिया में कहीं भी रूट वगैरह आया, और क्या हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जिंदगी भर रूट में ही आएगा, तो क्या ये दोनों कभी जिंदगी में बराबर हो सकते हैं। तो अगर किसी ट्रायंगल के सारे कोऑर्डिनेट इंटीग्रल है तो ट्रायंगल क्या नहीं हो सकता, इंटीग्रल नहीं हो सकता। हटाए, नोट बना के 2 बातें लिखे इसके नीचे ही, एक तो इसी को लिखेंगे दोबारा, और एक और एक्स्ट्रा बात जो पता लगेगी जो इस बार के पेपर में आई थी। नोट बनाए, नीचे लिखे, बोले लिखिए, इफ ऑल द 3 vertex of an equilateral triangle have integral coordinate, if all the 3 vertex of an equilateral triangle, if all the 3 vertex of a triangle have integral coordinate, if all the 3 vertex of a triangle have integral coordinate, हिंदी में लिखिए, यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, हाँ निर्देशांक, हाँ, यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक पूर्णांक हैं, यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक पूर्णांक हैं, इफ ऑल 3 vertices ऑफ अ ट्रायंगल हैव इंटीग्रल कोऑर्डिनेट, समझ गए, 3 वर्टेक्स है और तीनों के जो कोऑर्डिनेट है क्या है, वो इंटीग्रल है, देन ट्रायंगल कैन नॉट बी इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो त्रिभुज कभी भी समबाहु त्रिभुज नहीं होगा। ये तो हमने पढ़ लिया, बस लिख दिया है ना, देन ट्रायंगल कैन नॉट बी इक्विलेटरल ट्रायंगल, त्रिभुज कभी भी समबाहु त्रिभुज नहीं होगा। अरे क्लियर। दूसरा लिखिए स्टेटमेंट, दूसरा नोट बना के जो लिखा था, ये यार इस बार के पेपर में आया 10 अप्रैल में, है ना, तो समझ के बताना, ये तो स्टेटमेंट है, वो तो आंसर था। क्या स्टेटमेंट है, या इसको क्वेश्चन ही बता, बोलूं स्टेटमेंट बोलूं क्वेश्चन बोलूं, चलो लिखो फिर, इफ 2 vertices of an equilateral triangle are having integral coordinate, if 2 vertices of an equilateral triangle having integral coordinate, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के 2 शीर्षों के निर्देशांक पूर्णांक हैं, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के 2 शीर्षों के निर्देशांक पूर्णांक हैं, इफ 2 vertices of an equilateral triangle having integral coordinate, अभी सुनना भाई मेरी बात, पूर्णांक निर्देशांक पूर्णांक हैं। यहां देखिए सारे के सारे, मान लो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दिख रहा है सबको, अभी कंप्लीट नहीं करी स्टेटमेंट, अभी समझा रहा हूं आपको। कितने वर्टेक्स होते हैं किसी भी ट्रायंगल के, 3 ही शीर्ष होते हैं, और हर शीर्ष पर कितने निर्देशांक कोऑर्डिनेट होते हैं, 2। तो वो कह रहा है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसने बोल दिया वो है, बोल तो रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के कितने वर्टेक्स, मान लो 2 वर्टेक्स में मैं ए और बी को ले लेता हूं, इन दोनों के कोऑर्डिनेट
इन दोनों के कोऑर्डिनेट क्या हैं? इंटीजर। शाबाश। इन दोनों के कोऑर्डिनेट क्या हैं? इंटीजर्स हैं। अब बताओ बिल किसके ऊपर फटने वाला है? सी के ऊपर, क्योंकि सर सी अगर दोनों इंटीजर हो गए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। और उसने स्टार्टिंग में क्या लिख दिया? वो क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जो पेपर में क्वेश्चन आया था वो ऐसे आया था, अगर ए बी सी, ए और बी के इंटीग्रल कोऑर्डिनेट हैं तो सी के कम से कम एक कोऑर्डिनेट इरेशनल होने चाहिए। क्या सही है या गलत है? सही है भाई। √3 आएगा कहां से भाई इरेशनल नहीं देगा तो? अरे बोलो, ये तो देगा नहीं, ये देगा नहीं, कम से कम एक तो इरेशनल चाहिए। अच्छा, दो इरेशनल हुए तो कोई दिक्कत? तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक और दो दोनों को वापस मैथ की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? एटलीस्ट वन। अरे अब लिखवाया तो था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट वन? ये होता है यानी एक्स एक को फिक्स करके कितने की तरफ चलते रहिए? आगे की तरफ चलते रहिए जहां तक गाड़ी खत्म ना हो जाए, है ना। और हमारे तो कोऑर्डिनेट ही कितने? दो। तो कम से कम एक क्या होना चाहिए? इरेशनल। दो होंगे तो भी तो ठीक है। हाँ, तो अगर खाली दो होने चाहिए तो उसमें एक वाला स्किप कर दिया, हम सुपर सेट को कवर करते हैं। तो लैंग्वेज कंप्लीट करिए। अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के दो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट इंटीग्रल हैं, देन थर्ड वर्टेक्स मस्ट हैव एटलीस्ट वन इरेशनल कोऑर्डिनेट। देन थर्ड वर्टेक्स मस्ट हैव एटलीस्ट वन इरेशनल कोऑर्डिनेट। हिंदी में लिखिए तो तीसरे शीर्ष का कम से कम एक निर्देशांक अपरिमेय होना अनिवार्य है। तो तीसरे शीर्ष का कम से कम एक निर्देशांक अपरिमेय होना अनिवार्य है। क्या समझ गए इस स्टेटमेंट को? इस कम से कम एक में कितने केस आ गए? दो। कौन कौन से? जब कोई एक इरेशनल होगा, वो एक कौन हो सकता है? या तो एक्स वाई ना हो, या तो वाई एक्स ना हो। प्लस एटलीस्ट वन में अब कितने आएंगे? दो। दो में दोनों के दोनों इरेशनल ले लिए। क्लियर बात? ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए भाई। ये आया था क्वेश्चन, लिखिए 14 नवंबर 2021 का क्वेश्चन है। कैपिटल आर स्मॉल आर वाले क्वेश्चन में कल की स्टार्टिंग में कराऊंगा, ठीक है। फिर हम लोग स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे, कल स्टार्ट हो जाएगा स्लोप आपका। क्वेश्चन लिखिए, टू वर्टिसेज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 0 0 एंड 2,2। क्वेश्चन है, स्टेटमेंट हमारी दोनों हो गई। टू वर्टिसेज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 0 0 एंड 2,2। इक्विलेटरल ट्रायंगल के कितने वर्टेक्स होते हैं? 3। दिए कितने? 2। हिंदी में लिखिए, किसी समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष 0 0 और 2,2 हैं। किसी समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष 0 0 तथा 2,2 हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, दो आए थे इसमें। पहला क्वेश्चन पार्ट 1 है इसमें, पहली स्टेटमेंट 1। क्वेश्चन 1 में भी स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 आई थी। आपको बताना है कौन सा सही और कौन सा गलत। स्टेटमेंट 1 में लिखिए, थर्ड वर्टेक्स मस्ट हैव एटलीस्ट वन इरेशनल कोऑर्डिनेट। थर्ड वर्टेक्स मस्ट हैव एटलीस्ट वन इरेशनल कोऑर्डिनेट। हिंदी में लिखिए, तीसरे शीर्ष का कम से कम एक निर्देशांक अपरिमेय होगा। स्टेटमेंट 1 के आगे लिख लीजिए, थर्ड वर्टेक्स मस्ट हैव एटलीस्ट वन इरेशनल कोऑर्डिनेट। तीसरे शीर्ष का तीसरे शीर्ष का कम से कम एक निर्देशांक अपरिमेय होगा। सही है गलत है? सही है, क्योंकि वो दो शीर्ष क्या दे दिए उसने? उसके इंटीजर। तो तीसरे वाले में कम से कम एक क्या होना चाहिए? रैशनल। तो वही तो स्टेटमेंट है, तो जो नोट में बनाया था वही बन गया। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट लिखिए, द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इरेशनल। त्रिभुज का क्षेत्रफल इरेशनल अपरिमेय होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल अपरिमेय होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इरेशनल। सही है गलत है? सही है। तो देखो 2.5 नंबर अब जाके मिलेंगे जब आपको ये दोनों बातें बारीकी से पता होंगी। तो स्टेटमेंट 1 भी सही थी, क्योंकि दो इंटीजर है तो तीसरे वाले में कम से कम एक इरेशनल देना पड़ेगा। और स्टेटमेंट 2 क्या थी? एरिया, वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। ठीक है, इसमें एक सेकंड पार्ट आया, मिल गए 2.5 नंबर। अगले की तरफ चलिए, सेकंड पार्ट। इसमें आज ज्यादा मेहनत करवा दी उसने 2.5 नंबर के लिए। देखते हैं कौन आंसर देगा। लिखिए, मतलब इतनी करवानी नहीं चाहिए थी उसको, लेकिन ठीक है भाई, कुछ कह थोड़ी सकते हैं पेपर वाले को। थर्ड वर्टेक्स जो आएगी वो कोई ना कोई ऐसी आएगी ना। मान लेते हैं, मान लें थर्ड वर्टेक्स क्या आ गई? P, Q मान लेते हैं। अरे बोलो, तो उसने क्या पूछा था थर्ड को सेकंड पार्ट में?
द डिफरेंस ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स, द डिफरेंस ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स, द डिफरेंस ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स, तीसरे वाले शीर्ष के निर्देशांक का अंतर, तीसरे वाले शीर्षों के निर्देशांक का अंतर। यानी क्या पूछ रहा है आपसे, वो P माइनस क्यू, अरे बोलो भाई, तीसरे वाले शीर्ष के निर्देशांकों का अंतर, द डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स। ऑप्शन लिखिए 0, √3, 2√3, 4√3, 0, √3, 2√3 और 4√3। अब देखो ऐसे क्वेश्चन बच्चों के होते हैं गलत। मान लो अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करते तो हम कभी ये पढ़ ही नहीं पाते, कभी नहीं पढ़ पाते। तो ये आप बोलते सर मेरे पेपर में स्ट्रेट लाइन के आए थे यार 8 क्वेश्चन, 3 तो मुझे समझ में ही नहीं आया, उनमें ट्रायंगल चल रहा था, ये चल रहा था, तो यानी वो 3 आपके वैसे ही चले गए। तो हमारी तरफ से फॉर्मेलिटी के लिए कोर्स कंप्लीट हुआ, लेकिन आपका पेपर में कोई फायदा ही नहीं हुआ। फायदा तब होगा कि चैप्टर चाहे मैं बोलूं कि एक रह भी गया, मान लो कोशिश तो हम करेंगे भैया पूरा हो, रह भी गया तो वो 95% फिक्स है हमारा, वो नहीं हिलने वाला कहीं से भी। उसमें से जो आएगा वो सारा का सारा हमने पढ़ा दिया है ना, तो वही होना चाहिए। मैं बोलूं सिलेबस कंप्लीट स्ट्रेट लाइन 3 दिन में हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो तो फिर टाइम पास है, उससे थोड़ी ना होती है चीजें। आज देखो पूरा का पूरा दिन इक्विलेटरल में चला गया, लेकिन लास्ट में आके हमारे दो तीन क्वेश्चन हो रहे हैं जो कोई और नहीं कर रहा होगा पेपर में। बताओ, द डिफरेंस ऑफ द वर्टेक्स, डिफरेंस ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड वर्टेक्स, P माइनस क्यू पूछ रहा है। लगाओ दिमाग जल्दी से, आप लोगों के पास 2 मिनट है, फिर क्लास भी खत्म करनी है। 2 मिनट में आप करिए, फिर 1-1.5 मिनट में मैं कर दूंगा, खत्म हो जाएगी क्लास। √3B, करो करो, लगाओ दिमाग। √3, 2√3, √3। बोलिए कैसे आया भाई √3? डिटरमिनेंट वाला किस चीज का सॉल्व? एरिया ऑफ ट्रायंगल का। ठीक है, एक इक्वेशन बन गई PQ की। हाँ, ठीक है, बट ये तो बहुत सारे वेरिएबल नहीं हो गए। आपने डिटरमिनेंट सॉल्व किया, हाफ करके सारा रखा, 0 0 से एक PQ की इक्वेशन बनी है, √3/4 A² रखा, एरिया भी नहीं है आपके पास। कहां से? अच्छा सर, डिस्टेंस से निकाल दिया एरिया। ये आया निकल के √8, 8 हो गया, 4 से 2 कितना आया भाई? 2√3 आया। यहाँ चलो ठीक है, समझ गया। आपने कैसे किया भाई? पीछे किसी ने बोला था 2√, सेम ऐसे किया। चलो देखो इन बच्चों ने क्या किया, इन्होंने किया कि सर हमने एक काम किया, हमें ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स दे दिए, वो उसने PQ नहीं बोला था, वो तो आपने समझाने के लिए लिख दिया कि थर्ड वर्टेक्स का उसको कोऑर्डिनेट का डिफरेंस चाहिए, यही P माइनस क्यू चाहिए ना। तो हमने सर एरिया लगाया, बोलो हाफ डिटरमिनेंट के अंदर x1 y1, बोलिए x2 y2, और बोलिए x3 y3। अरे सही है क्या? ठीक है। और सर यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? 1 1 1। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, लेकिन ये इक्विलेटरल ट्रायंगल भी तो है, इसका एरिया बोलना √3/4
साइड का स्क्वायर। साइड क्या, ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूं इन दोनों में, तो बोलना इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के साइड आएगी 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, √8 आएगी। और आपको यहाँ पे √8 लिखना है, उसका स्क्वायर लिखना है, स्क्वायर। आंसर कितना है भाई 4, 4 से 8 काटिए 2, 2 से 2 काटी, अच्छा 2 तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना उधर, तो ये हो जाएगा कितना भाई 4√3। अब इन्होंने इसको सॉल्व किया, 2 एलिमेंट कितने हैं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्या बचा 1। 2 की इससे करिए 2q, 2 की इससे करिए 2p, q माइनस p, 2 डिवाइड में चला जाएगा, आंसर बोलिए 2√3। उसने ये थोड़ी ना बोला था कि x में से y घटाओ या y में से x घटाओ, डिफरेंस तो कैसे भी हो सकता है। अगर -2√3 सही होता तो ऑप्शन में होना चाहिए, तो नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट क्या आंसर लोगे बोलो। अरे आ तो गया, p और q का डिफरेंस कितना बोलो 2√3। अच्छा p और q की वैल्यू पूछ लेता तो कैसे, किस में बताओ, ऑप्शन से सेटिस्फाइड करते हैं। देखिए इधर, आप लोगों को अगर सर्कल पता होता तो ये ना एक लाइन में होता, देख बताए तो मैं एक डेमो दे रहा हूं, देखना ध्यान से। उससे क्या होगा, तो उसने सिर्फ डिफरेंस पूछा तो ही दे पाया है ना, एक मिनट में बताता हूं मैं, बड़े आराम से हो जाएगा। cos 120 वहां से वो कैंसिल हो गया, √12 आ गया 2√3। देखो इधर हटाऊं, अरे बोलो ये क्लियर हो गया ना। तो ये तो हमने, चलो यार उसने बोला था कि 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तो सर उसने सीधे सीधे पूछ ली, 2.5 नंबर यहां मिल गया। तीसरे में उसने बोला कि उनकी जो साइड्स है उसका, जो उसके थर्ड वर्टेक्स है ना, उसका कोऑर्डिनेट का डिफरेंस चाहिए, वो भी हमने सॉल्व किया, आ गया हमारा आंसर। दूसरा तरीका सुनना भी सारे के सारे बच्चे, ये सर्कल में पढ़ाऊंगा आपको, जब सर्कल पढ़ोगे, मैंने बोला ना मैथ कनेक्टेड है, अब यहाँ की जो चीज पढ़ रहे हैं वो आगे से कनेक्टेड है, यहां से कनेक्टेड है, देखना ध्यान से सारे के सारे बच्चे। इक्विलेटरल ट्राइंगल को हमने क्या एक सर्कल में बंद करा था अभी थोड़ी देर पहले, अरे बोलो यार, हाँ सर हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल को एक सर्कल में बंद करा था। मान लेते हैं वो सर्कल ही है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो बताना आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर इसके अंदर बंद है तो वो कहीं ना कहीं घूमता रहेगा इसके अंदर। हाँ सर जी, तो मैंने एक काम किया, यहाँ देखिए मेरा ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी ये वाली लेंथ ऑफ साइड थी भाई, 2 कोऑर्डिनेट थे उसके, बोलना कौन कौन से, 0 0, और ये क्या था भाई, अरे ठीक है। तो हमसे दूसरा जो ये बनेगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, मान लो इसके दूसरा वर्टेक्स कहीं यहां बन जाएगा, अरे बनेगा कहीं इधर उधर ही कहीं, ठीक है कहीं इधर उधर बना लेते हैं, ये रहा भाई। तो मुझसे जो ये थर्ड वर्टेक्स है ना, इसके कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, इसके कोऑर्डिनेट का डिफरेंस पूछ रहा है। मैंने थर्ड कोऑर्डिनेट्स क्या मान लिए, p, q। बताना इक्विलेटरल ट्राइंगल बीच में कितना एंगल बनाता है, 60 डिग्री। लीनियर पेयर कितने का, अरे पूरा लीनियर पेयर कितने का 180, ये बच गया और ये बच गया, तो बताना अगर पूरा 180 का 180 में से 60 गए कितना बच गया 120, तो ये भी कितना और ये भी कितना 60, इतना क्लियर, ठीक है ध्यान से देखते रहना। तो इन दोनों 60 को मिला के मैं क्या लिख दूं, एंगल कहां से आने लगा, अब एंगल कहां से आने लगा, एक्स एक्सिस से अगर एंगल मिल जाता है तो उसकी साइड मिल जाए तो बस हमें डायरेक्ट रेशियो पता होते हैं, a cos थीटा और a sin थीटा, तो ये लेंथ पता लगनी चाहिए। बट ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, लेंथ तो दोनों की क्या होगी सेम होगी। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, कितना निकल के आया था √8, तो इसकी डिस्टेंस भी कितनी होगी, तो इसके कोऑर्डिनेट बोलिए, p कितना होगा √8 cos 120, अरे बोलो यार x कोऑर्डिनेट, y वाला बोलिए √8 sin 120, ठीक है सर जी, ठीक है। √8 को आप क्या लिख सकते हैं 2√2, cos 120 सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, cos 60 बोलिए 1/2, sin 60 बोलिए, फिर डिस्टेंस लगा के तो भी निकल के आ जाएगा। तो वो एक ही बात है, फिर सर्कल में देखेंगे इसको, ये और कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, बट सर्कल अपने पढ़ाई नहीं है, इसको भी ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ द कोऑर्डिनेट ऐसे आ जाएगा। और अगर आपसे पी क्यू की वैल्यू पूछता तो एक क्वाड्रेटिक बनानी पड़ती है आपको ना चाहते हुए भी। कैसे सर, आपको एक काम करना पड़ता है, ये भी तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का वर्टेक्स है, लगाना डिस्टेंस फॉर्मूला p - 0 q - 0, और डिस्टेंस कितना था स्क्वायर करिए, तो एक इक्वेशन पी क्यू की वहां बन गई और एक यहां बन गई। बोलो वहां से p की वैल्यू इसमें रख के क्वाड्रेटिक बना के किस किस का आंसर आ जाएगा, p का और q का। चलो ठीक है, खत्म करते हैं आज। तो ये पेपर में आ रहे हैं भाई क्वेश्चन, देखो क्या आ रहा है पेपर में, तो पता रहना चाहिए। हम कुछ और पढ़ रहे हैं, पेपर कुछ और ही पूछ रहा है, क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का, पेपर ही ना निकले जिससे। जहाँ पे क्रिएट करने की बात की गई है